नमस्कार, मैं शशांक तिवारी आज आप लोगों के लिए इंडियन ज्योग्राफी में जलवायु यानी कि क्लाइमेट का चैप्टर लेकर आया हूं। और हम क्लाइमेट के चैप्टर में आज पढ़ेंगे क्लाइमेट एंड वेदर ऑफ इंडिया। यानी कि क्लाइमेट एंड वेदर ऑफ इंडिया में जैसे कि हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी क्लाइमेट एंड वेदर आएगा, लेकिन वो पूरे वर्ल्ड का आएगा। उसमें से टॉपिक्स जो हैं जो वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो आते हैं उन्हीं में से ये भी है। लेकिन ध्यान रहे, मैं इसको एक ऐसे वे में पढ़ाऊंगा जैसे आपको लगेगा कि आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ रखा है और वर्ल्ड ज्योग्राफी में वो चीज एकदम से एग्जैक्ट बिल्कुल आपको रिवाइंड मारेगी कि अरे हाँ ये तो हमने पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्लाइमेट एंड वेदर। तो क्लाइमेट एंड वेदर में डिफरेंस क्या है पहले हम यही देखते हैं। तो एक होता है क्लाइमेट जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं जलवायु, है ना। तो जलवायु है क्या, सबसे पहले यही देखा जाए कि जलवायु क्या है। तो क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट को जनरली अगर डिफाइन करना है तो कई दशकों के दौरान, जैसे अपने इंडिया की बात करें तो अपने इंडिया में, दुनिया में हर देश में दो ही प्रकार के मेन मौसम है, सर्दी या गर्मी, है ना। लेकिन अगर अपने इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में अगर 12 महीने हैं तो 12 महीने में अगर जनवरी से ही स्टार्ट करते हैं, चलिए जनवरी ठंडा, फरवरी ठंडा, मार्च होली के बाद गरम 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 गरम, सूखा सूखा सूखा, अप्रैल सूखा सूखा, मई सूखा सूखा, जून सूखा सूखा, और फिर लास्ट जून के लास्ट से बारिश होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। जुलाई बारिश, अगस्त बारिश, जुलाई अगस्त, सितंबर बारिश, ठीक है, सितंबर तक तो बारिश होती रहती है। तो ये मतलब ह्यूमिड समय रहेगा, ह्यूमिड मतलब आर्द्र समय रहेगा जिसमें गर्मी रहेगी, उमस तो रहेगी, ठीक है। अक्टूबर से थोड़ा थोड़ा मौसम सही होना शुरू हुआ, लेकिन ये भी नहीं कि अगर आप दौड़ रहे हैं या काम करना पसीना नहीं निकलेगा, गर्मी नहीं लगेगी, गर्मी भी लगेगी। नवंबर के लास्ट में जैसे देखा जाए 27-28 नवंबर तक आते आते, जनरली ऐसे ही देख रहा हूं मैं कि कई सालों से ऐसे ही हो रहा है, 27-28 नवंबर के बाद से हल्की फुल्की ठंड होनी शुरू होती है। वो ठंड अपनी जोर पकड़ती है, मतलब एक लेवल पे आती है। दिसंबर ठंडा रहेगा, जनवरी ठंडा रहेगा, फरवरी ठंडा रहेगा। अब आप खुद बताओ, साल में अगर देखा जाए तो 3 महीने हैं एक्सट्रीम ठंडी के, है ना, बाकी के 9 महीने नॉर्मल में से अगर देखा जाए तो नॉर्मल में 2-3-4 महीने और ले लो, तो 9 में से 3 महीने और हटा दीजिए, नॉर्मल, चलिए ठीक है। फिर भी अगर देखा जाए तो 6 महीने तो ताबड़तोड़ गर्मी है और 3 महीने नॉर्मल है, 3 महीने ठंडी है। तो ओवरऑल एक वर्ष के दौरान अगर एवरेज देखो तो हमारे यहाँ मौसम कैसा है, हमारे यहाँ मौसम एक वर्ष के दौरान मौसम कैसा है, गर्म पाया जा रहा है ना। तो हमारी जो जलवायु है वो क्या है, गर्म आर्द्र जलवायु। इंग्लिश वाले परेशान ना हो, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है हमारा, ठीक। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट का मतलब समझ में आया, यानी कि हमारी जो जलवायु है वो गर्म और आर्द्र है, यानी कि हमारे यहाँ ह्यूमिडिटी भी रहती है और गर्म भी रहता है, ठीक है, मैक्सिमम समय तक। तो इसलिए हमारा क्लाइमेट क्या हुआ, हमारा क्लाइमेट हुआ हॉट एंड ह्यूमिड। समझ में आया। हॉट एंड ह्यूमिड क्यों बोला गया, क्योंकि कई वर्षों के दौरान या कई वर्षों से जिस जगह पर ओवरऑल तापमान जैसा रहता है वहां की जलवायु वैसी मानी जाती है। जैसे कि अगर वर्ल्ड मैप पे हम देखें, ये पूरा वर्ल्ड मैप है मान लेते हैं, तो यहां पर रशिया है और ये साइबेरिया है। तो ये जो साइबेरिया है ना, साइबेरिया साल भर ठंडा रहता है, आर्कटिक साल भर ठंडा रहता है, अंटार्कटिक साल भर ठंडा रहता है। तो यहाँ की जलवायु कैसी हुई बताइए, ठंडी हुई, है ना। वो तो कैसी होगी, कोल्ड एंड ड्राई, है ना। हमारी हॉट एंड ह्यूमिड, बात समझ में आई। क्लाइमेट क्या है, वर्षों के दौरान आप उस क्षेत्र में जो तापमान रहा है या जो मौसम रहा है उस मौसम को बोलते हैं क्या, क्लाइमेट कहते हैं। समझ में आया। तो हम पहले कुछ चीजें जानते हैं। जैसे हम अपने इंडिया के बारे में बात करें तो ये क्रॉस का मतलब हो गया इंडिया, गुजरात से कर्क रेखा समझ में आया। कर्क रेखा का मतलब हो गया 23.5 डिग्री नॉर्थ, है ना, यही तो है। तो अगर देखा जाए तो जो कर्क रेखा है यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के लगभग 20 से होकर निकली है। तो भारत का आधा पार्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आता है और आधा पार्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे आता है ना। ऊपर देखा जाए तो एक मिनट मैं थोड़ा साफ बना देता हूं इसको। ये रहा इंडिया, ठीक, और ये रही कर्क रेखा। थोड़ा सा सुंदर बना लेते हैं इसको। तो ये रहा सुंदर, ठीक है। तो ये रही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्या इसको बोलते हैं, कर्क रेखा, ठीक है। उसके बाद अगर देखें तो भारत के नॉर्थ साइड में क्या है, भारत का उत्तरी भाग हिमालय से घिरा हुआ है, ऊपरी भाग हिमालय से घिरा है। तो अगर निचला भाग देखें
तो ये वाला भाग जो है भारत का, ये वाला भाग समुद्र से घिरा हुआ है। इधर अरेबियन सागर है, अरेबियन सी। इधर क्या हो गया, इधर हो गया बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। और नीचे क्या हो गया, नीचे हो गया आपका इंडियन ओशियन, है ना, हिंद महासागर। तो भारत, यही तो कारण है कि भारत की जलवायु अलग अलग है, अलग अलग क्षेत्रों। भारत की जलवायु की जो विशिष्टता है ना, जो स्पेशलिटी है, वो इसी वजह से है कि आधा भारत कर्क के ऊपर है, आधा भारत कर्क के नीचे, यानी कर्क भारत के लगभग 20 से होकर निकली है, ठीक है। और कर्क रेखा की एक खासियत है कि कर्क रेखा पर, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर जो सूर्य आता है, तो साल का वो दिन, यानी 21 जून, साल का वो दिन जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर जो सन सूर्य है, सूर्य का जब परपेंडिकुलर दिखाई देता है, तो वर्ष का सबसे गर्म दिन होता है ना। उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे गर्म दिन होता है 21 जून का, 21 जून ताबड़तोड़ गर्मी होती है। और ताबड़तोड़ गर्मी होती है तो ऑब्वियसली हमारे कर्क रेखा के ऊपर परपेंडिकुलर ही दिखाई देगा 21 जून को। इसका मतलब क्या होगा, गर्मी तो होगी होगी। तो ऊपर का भारत देखा जाए तो ये हिमालय से घिरा हुआ है, नीचे का देखा जाए तो ये 3 साइड से सागरों से घिरा हुआ है। एक नीचे इंडियन ओशन, इधर बंगाल खाड़ी, उधर अरब सागर। यही कारण है कि भारत की जो जलवायु है नॉर्थ में अलग है, साउथ में अलग है। साउथ में अमूमन ह्यूमिडिटी रहती ही है, ठीक है। अमूमन ह्यूमिडिटी क्यों रहेगी, क्योंकि पानी है, और पानी रहेगा तो आर्द्र रहेगा, आर्द्र रहेगा तो ह्यूमिडिटी रहेगी। तो दक्षिण भारत का इलाका वर्ष के मैक्सिमम समय तक कैसा रहता है, ह्यूमिड रहता है, मतलब कि आर्द्र रहता है। नॉर्थ का इलाका ऐसा नहीं है, नॉर्थ का इलाका गर्म भी होता है और ताबड़तोड़ ठंडा भी होता है। भारत का ये जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, ये वाला पार्ट, अरे ये वाला जो पार्ट है भारत का, ये पार्ट नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, ये तो सर्दी में ताबड़तोड़ ठंडा हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से, जिसको हिंदी में बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। वर्ल्ड मैप जो है, वर्ल्ड मैप में इधर यूरोप है ना, और इधर ही भूमध्य सागर है। तो यूरोप के भूमध्य सागर से ठंडी और अति शीत हवाएं, मतलब कोल्ड स्ट्रीम जो होते हैं, वो इधर से इंडिया की ओर आते हैं, तो इधर ताबड़तोड़ ठंडा पड़ता है, ठीक है। तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो अगर इंडिया की बात करें तो हमारा इंडिया आधा कर्क रेखा के ऊपर है, आधा कर्क रेखा के नीचे है। नीचे का भाग साल भर आर्द्र रहता है, मतलब कि ह्यूमिड रहता है, तो यहाँ ज्यादा गर्मी पड़ती है। ऊपर का भाग गर्म भी होता है और फिर साल में ठंडा भी होता है। ताबड़तोड़ गर्मी होती है, ताबड़तोड़ हमारे यहाँ ठंडी भी होती है। समझ में आया? तो ये हो गया पार्ट आपका भारत के बारे में, ठीक। अब अगर हम जानने की कोशिश करें तो हम जानते हैं कि इंडिया का जो क्लाइमेटिक जो स्पेशलिटी है वो ये है, ठीक है। उसके बाद भारत के, इस पॉइंट को पढ़ लेते हैं। भारत के जलवायु को जिस एक शब्द से अभिहित किया जाता है उसे बोलते हैं मानसून। ये इन्होंने शुरुआत में ही आपको टॉपिक में मानसून के बारे में बताया। मानसून में भी आपको बता दूं, मानसून बहुत सिंपल है। खैर आप अभी हमारी बात सुनिए। ये तो हो गया हमारे भारत के क्लाइमेट के बारे में। नॉर्थ का क्लाइमेट गर्म भी है, ठंडा भी है, लेकिन साउथ का अमूमन गर्म रहता है। समझ में आया? तो ये हो गया हमारा क्लाइमेट के बारे में इंडिया का, इंडिया को जो हमने 2 पार्ट में तोड़ा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा इंडिया है, हमारे यहां कितने मौसम होते हैं? 2, गर्मी और सर्दी। देखिएगा, ये देखिए। अब सुन लीजिएगा मेरी बात, मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूं। जैसे ध्यान रखना, जब गर्मी होती है, अभी केवल ओरल चल रहा है, जब गर्मी होगी तो हम कहां रहते हैं? लैंड सरफेस पे रहते हैं। तो जब गर्मी होगी तो सूर्य की किरणें लैंड सरफेस पे भी पड़ेंगी और सागर पे भी पड़ेंगी। लेकिन लैंड सरफेस यानी धरातल ज्यादा गर्म हो जाएगा, किसकी अपेक्षा? सागर की अपेक्षा। और धरातल जब ज्यादा गर्म हो जाएगा सागर की अपेक्षा, तो धरातल की जो हवाएं हैं वो भी गर्म हो जाएंगी, और सागर की जो हवाएं हैं कंपैरेटिवली उतनी गर्म नहीं होगी। बात समझ में आई? तो ये ज्यादा गर्म हो जाएगा गर्मी के मौसम में, थल ज्यादा गर्म होगा, सागर उतना गर्म नहीं होगा। बात समझ में आ गई? अब मेरी बात ध्यान सुनना। अगर हम प्रेशर की बात करें, दाब की बात करें, तो किसका दाब ज्यादा होता है? भारी आदमी का दाब ज्यादा होगा या हल्के आदमी का दाब ज्यादा होगा? तो ऑब्वियसली अगर मान लीजिए 2 बंदे खड़े कर दिए, एक हल्का है, भारी मतलब वेट में बहुत हल्का है, कमजोर भी है, और एक भारी है, और दोनों को बोले तमाचा खेलते हैं, तो तमाचा खेलेंगे, तो दोनों को एक एक मौका मिला तमाचा मारने का। तो दोनों को एक एक मौका मिला, तो पहले हल्के वाले ने हपक के तमाचा मारा, मतलब वो पूरा टाइगर श्रॉफ की तरह घूम गया, वो उसने हपक के तमाचा मारा। तो मोटे वाले को लगा या नहीं लगा? लगा। अब मोटे वाले ने हपक के मारा। जब मोटे वाले ने हपक के मारा तो जो पतला वाला था वो तो फैल गया। क्यों? तमाचे दोनों को लगे, लेकिन मोटे वाले के तमाचे का प्रेशर ज्यादा था, क्योंकि मोटे वाले जो व्यक्ति था उसके हाथ का भार ज्यादा था।
बात समझ में आई? जो चीज भारी होती है उसका प्रेशर ज्यादा होता है, जो चीज हल्की होती है प्रेशर उसमें भी होता है लेकिन ज्यादा नहीं होता है। बात समझ में आ गई? मेरे कहने का मतलब है हवा जो गर्मी के मौसम में हवा जो थल पे है उसका प्रेशर कम होगा, जो सागर पे है उसका प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि सागर वाली हवा कंपैरेटिवली ठंडी है और थल वाली हवा कंपैरेटिवली गर्म है। समझ में आया? इतना समझ गया? अब एक मेरी बात ध्यान रखना, यानी थल वाली हवा का प्रेशर, एयर प्रेशर कम है और सागर वाली हवा का एयर प्रेशर ज्यादा है। और नियम है, एक फेरल नाम के साइंटिस्ट थे, फेरल का नियम है हवा की दिशा हमेशा हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर चलती है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। तो हमें इतना बता दो बस, आप गर्मी में आप ये सोच लो कि गर्मी में हवा किधर से किधर चलेगी, सागर से थल या थल से सागर? सागर से थल। समझ में आया? तो हवा चलेगी सागर से थल। बात समझ में आई? तो अगर हम गर्मी की बात करें, गर्मी के मौसम में हवा की दिशा रहती है किधर से किधर? सागर से थल की ओर। समझ में आया? ठीक। और सर्दी के मौसम की बात करेंगे तो सर्दी में जस्ट उल्टा हो जाता है, थल बहुत जल्दी गर्म भी होता है, थल बहुत जल्दी ठंडा भी होता है। तो थल सर्दी के मौसम में थल ठंडा हो जाएगा, सागर उसकी अपेक्षा, थल की अपेक्षा सागर गर्म लगेगा, तो सागर की हवा उतनी ठंडी नहीं होगी, तो सागर पर लो एयर प्रेशर हो जाएगा, निम्न वायुदाब हो जाएगा, थल पर उच्च वायुदाब हो जाएगा। और हवा की दिशा हमेशा हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर चलती है। समझ में आया? तो यानी कि सर्दी के मौसम में हवा किधर से किधर चलेगी? सर्दी के मौसम में हवा थल से सागर चलेगी। समझ में आया? बात समझ में आ गई? बस यही दोनों परिवर्तन है। ध्यान रखना, इंडिया का जो क्लाइमेट है ना, भारत के क्लाइमेट को बोलते हैं मानसूनी क्लाइमेट। कैसा क्लाइमेट? मानसूनी क्लाइमेट। जो ये वर्ड यूज किया है यही है मानसून। ध्यान रखना, मानसून दो प्रकार के होते हैं, मानसून एक नहीं होता, मानसून कोई बारिश नहीं होती, मानसून दो प्रकार के होते हैं, समर मानसून, विंटर मानसून। मानसून क्या है? भारत के क्लाइमेट को ये लोग क्या बोलते हैं? मानसून। इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मानसूनी क्लाइमेट है। ठीक है, हमारा जो क्लाइमेट है वो मानसूनी क्लाइमेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि गर्मी के मौसम में ये हो गया आपका कौन सा मानसून? समर मानसून, जो सागर से किधर की ओर चलता है? थल की ओर चलता है। और सर्दी वाला जो विंटर मानसून है वो थल से सागर की ओर चलता है। समझ में आया? तो इसीलिए बोलते हैं कि भारत के जलवायु को जिस एक शब्द से अगर उसको डिस्क्राइब करना है, अभिनीत करना है, तो उसे कहते हैं मानसून। मानसूनी हवाओं या मानसून हवाओं की मौसमी प्रत्यावर्तन है, क्योंकि जाड़े के 6 महीने में समुद्र से स्थल की ओर, देखो ये वही बात बोल रहे हैं, जाड़े के समय में जाड़े के समय में समुद्र से स्थल की ओर, ये जस्ट उल्टा हो जाएगा आपका, स्थल से किधर की ओर? समुद्र की ओर चलेगी। ठीक। और मानसूनी दक्षिणी पूर्वी एशिया की विशेषता एवं पर्याप्त आर्थिक महत्व रखती है। ठीक, ध्यान रखना, सर्दी के मौसम में हवा जो है वो हमेशा थल से सागर की ओर चलेगी। ठीक है, ये उल्टा लिखा हुआ है, ये स्थल से किधर की ओर चलेगी? सागर की ओर। और भारतीय कृषि को मानसून के साथ जुड़ा माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर डिपेंड ही है किस पर? मानसून पर। यही तो है, हमारे यहाँ कहते हैं एग्रीकल्चर एक जुआ है, एक मतलब लगा रहे हैं पैसा, अगर मानसून सही नहीं आया, और मानसून को लाने की किसी की औकात नहीं, मानसून आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। समझ में आया? तो क्योंकि अधिकतर क्षेत्रों में कृषि मानसूनी वर्षा पर ही निर्भर होते हैं। समझ में आया? तो भारत में जो कृषि है, भारत का जो एग्रीकल्चर है वो मानसूनी वर्षा पर ही डिपेंड करता है। और मानसून कितने प्रकार के होते हैं? मानसून 2 प्रकार के होते हैं। बात समझ में आई? तो ये हुई शुरुआत किसकी? इंडिया के क्लाइमेट और वेदर की। तो हम इंडिया का क्लाइमेट वेदर पढ़ रहे हैं। ओरली मैंने आपको बड़े आराम से बता दिया, एक समर मानसून होता है, एक विंटर मानसून, लेकिन मैं इसको पूरा डिस्क्राइब करूंगा, विद फिगर डिस्क्राइब करूंगा, वो आगे आएगा। ठीक, उससे परेशान नहीं होना। तो इंडिया का क्लाइमेट क्या है? इंडिया का क्लाइमेट एक मानसूनी क्लाइमेट है। इंडिया का हाफ ऊपर का पार्ट कर्क रेखा के ऊपर है, नीचे का पार्ट कर्क रेखा के नीचे है। ऊपर हिमालय से हम गिरे हैं, तो उत्तरी भारत जो हिमालय से गिरा हुआ है वो थोड़ा ठंडा भी होता है, गर्म भी होता है, दोनों में आता है। लेकिन नीचे का जो भारत है वो जनरली ह्यूमिड इंडिया है। ह्यूमिड इंडिया मतलब आर्द्र भारत है, जहां पर गर्मी का लेवल थोड़ा ज्यादा है। समझ में आया? तो ये हो गया आपका शुरुआत किसकी? क्लाइमेट की। तो क्लाइमेट में कुछ पॉइंट मैं अभी बता दे रहा हूं, उसके बाद वो पॉइंट अभी थ्योरी में भी आएगा और जब मैं मानसून पढ़ाऊंगा तो उसमें भी आएगा। ठीक है, जैसे कि अगर देखा जाए, जैसे ये समर मानसून है, तो समर मानसून जब इंडिया में प्रवेश करता है ना, तो ये जो इंडिया है, इंडिया का ये वाला पार्ट, जो दक्षिण वाला पार्ट, सबसे पहले ध्यान रखिएगा,
जब समर मानसून इंडिया में आता है तो इंडिया का सबसे पहला पार्ट है अंडमान निकोबार, जहां पर मानसून प्रवेश करता है। समझ में आया? फर्स्ट ऑफ ऑल यहां आता है, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा साउथ ईस्ट की तरफ से आता है। उसके बाद अगर इंडिया का जो मेन लैंड सरफेस है, अंडमान निकोबार तो अलग है ना, जो इंडिया का मेन लैंड सरफेस है वो उसमें पड़ता है केरल, ठीक है। सबसे पहले मानसून जो है हमारा केरल में प्रवेश करता है। तो क्वेश्चन पूछे जाने के अंतर हैं, ठीक। भारत के मुख्य भूभागों में पूछेगा तो ध्यान रखना सबसे पहले ये प्रवेश करता है कहां पर? केरल में, क्योंकि साउथ वेस्ट से आता है। अभी बता रहा हूं मैं, इसको परेशान नहीं होना, ठीक है। ये कैसे साउथ वेस्ट से आ रहा है, क्यों आ रहा है, मैं सब बताऊंगा, ठीक है। जब साउथ वेस्ट से ये चलता है तो सबसे पहले ये केरल में प्रवेश करता है, फिर ये तमिलनाडु आता है, फिर ये इधर की ओर आता है। और जो नीचे से आ रहा है तो नीचे से आने के दौरान वो अंडमान निकोबार में घुस जाता है। तो यहां पर थोड़ा सा, यहाँ जो इंडियन ओशन है ना, भारत का नीचे जो सागर है, यहाँ जेट स्ट्रीम चलते हैं। तो जेट स्ट्रीम की जो जेट स्ट्रीम मतलब तेज हवाएं चलती हैं, उन तेज हवाओं की वजह से बड़ी जल्दी भड़बड़ा के अंडमान निकोबार पहुंच जाता है, समझे। तो इसीलिए अंडमान निकोबार भारत का वो भाग है जहां सबसे पहले आता है। लेकिन अगर भारत के मुख्य भूभागों में देखें, यानी मेन लैंड सरफेस में देखें, तो सबसे पहले ये कहां आता है? केरल में आता है। बात समझ में आई? ये समर मानसून की बात बता रहा हूं मैं आपको, ठीक। अब अगर हम बात करें किसकी? विंटर मानसून की। तो विंटर मानसून में जो हवाएं जो चलती हैं वो मैं देखो आपको दिखा देता हूं कैसे चलती हैं, ठीक है। फिर अभी पूरा थ्योरी में तो मैं बताऊंगा, परेशान नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। देखिए ये अब जो विंटर मानसून है, विंटर मानसून ऐसे चलता है, ऐसे आता है, ठीक। और देखिए ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, फिर ये नीचे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे चला जाता है, ठीक। तो जब ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ से आ रहा है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ से आ रहा है ये, तो जब विंटर मानसून आता है, तो विंटर मानसून जब नीचे की ओर आएगा तो उसी समय, ये इंडिया है, ये पूरा इंडिया हो गया। अब ये विंटर मानसून ऐसे आ रहा है। अब विंटर मानसून जब ऐसे आ रहा है, उसी समय भारत के इधर थोड़ा दूर जाएंगे यूरोप। तो यूरोप में जो अफ्रीका और यूरोप के बीच में भूमध्य सागर है ना, मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर से ठंडी और अति शीत हवा यानी एक्सट्रीम कोल्ड विंड्स जो हैं वो इधर को आती हैं भारत की ओर। तो ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए ये इंडिया में आती हैं। और जब ये इंडिया में आती है तो सबसे पहले पंजाब को ठंडा करती है, पंजाब में ठंडा होएगा। उसके बाद ये राजस्थान में भी ठंडा करती हैं, उस समय ठंडा पड़ता है, थार में भी ठंडा पड़ेगा ताबड़तोड़, समझे। तो पंजाब में, राजस्थान में, हरियाणा में इधर ठंडी पड़ती है। ऊपर जम्मू कश्मीर में साइड या हिमाचल साइड बर्फ गिरती है। हाँ, उसी समय जो संघनन होता है, संघनन के दौरान नॉर्थ में, जम्मू कश्मीर में बर्फ गिरती है। तो जब वो बर्फ गिरेगी या एक्सट्रीम कोल्ड है तो वो बारिश जो है वो बर्फ के रूप में आ जाती है, हिमपात होने लगता है। तो वो सब समय जो है वो एप्पल के प्रोडक्शन के लिए बड़ा फेमस हो जाता है। तो ध्यान रखना, इस समय एप्पल का प्रोडक्शन काफी अच्छा हो जाएगा, ठीक। उधर ही राजस्थान में बारिश हल्की फुल्की हो जाएगी, तो राजस्थान के थार में बारिश होगी तो थोड़ा बहुत उन लोगों को फायदा होता है। तो वहां पर बारिश को बोलते हैं मावट। ध्यान रखना, सर्दी के मौसम में जब राजस्थान में बारिश होती है थार के इलाके में, तो उसको मावट कहते हैं, मावट, समझ में आया। और जम्मू कश्मीर के इलाके में, हिमाचल के इलाके में जहां एप्पल का प्रोडक्शन होता है, वहां पर हिमपात होगा तो वो एप्पल के प्रोडक्शन को, कुल्लू बड़ा फेमस है एप्पल के प्रोडक्शन के लिए, तो वहां पर एप्पल के प्रोडक्शन को फायदा होने लगता है। थोड़ा बहुत पंजाब में ठंडी जब पड़ती है तो पंजाब में ठंडी पड़ेगी, हल्की फुल्की बारिश हो जाती है। तो उस समय जो हल्की फुल्की जो बारिश होती है उससे कोहरा होता है। तो जो कोहरा होएगा ना, जब धुंधी छाती है, उसको धुंधी बोलते हैं वहां की भाषा में। तो धुंधी जब छाती है तो वो जो गेहूं की फसल लगी है ना, जो रबी की फसल होती है ना, आपने पढ़ा तो है, रबी की फसल होती है। तो गेहूं की जो फसल है, उन गेहूं है, सरसों है, इनको फायदा मिलता है। क्यों? बारिश, हल्की फुल्की बारिश होती है, हल्का फुल्का गेहूं को पानी चाहिए होता है, जो उस समय फिर क्या होता है, किसानों को सिंचाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, आराम से पानी आ जाता है और सिंचाई हो जाती है। और कोहरे से जो मॉइस्चर से पानी मिलता है ना, उससे भी फायदा होता है। समझ में आया? तो ये होता है सर्दी के मौसम में। बाकी मैं ये अभी आपको बताऊंगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो होती हैं, या इसी को पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, डिस्टर्बेंसेस, ये सर्दी के मौसम में होती है, ठीक। सर्दी के मौसम में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से ही क्या होता है, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से ही हिमपात होता है हमारे हिमालय के क्षेत्र में। और जो नदी नाले होते हैं वहां पर पानी का लेवल कभी कम नहीं होता, क्योंकि हिमपात होगा तो ग्लेशियर फॉर्मेशन धीरे धीरे होगा। अरे सैकड़ों हजारों साल ग्लेशियर चलते हैं और ग्लेशियर लगातार फॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन में रहता है, मतलब कि लगातार ग्लेशियर बनते भी हैं और लगातार ग्लेशियर
खत्म भी होते हैं। तो मैं कभी भी नदी नालों में, हिमालय में पानी की कमी नहीं होती। यही कारण है हमारा हिमालय पानी के लिए बड़ा फेमस है। मतलब मरोगे नहीं आप, इतना तो जान लो, इतना अपने मन में बना के रख लो कि हिमालय की क्षेत्र में आप गए, अगर फंस गए तो बड़े शांति से सोचिए 60 दिन तक तो आप आराम से, 60-65 दिन तक तो आप आराम से जिंदा रह सकते हो, और 10 दिन लगेगा आपको वहां से निकलने में। तो दिमाग शांत रखिए, क्योंकि पानी की कमी नहीं है। बस पानी से अपने आप को बचाइए, तब जहां पानी ज्यादा है आप एकदम से पानी में घुसिए मत, वरना पानी की कमी नहीं है, कहीं ना कहीं से मदद तो आपके पास आएगी, समझे। तो वो हिमालय में क्या होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से होता है, या पश्चिमी विक्षोभ की वजह से ही हिमालय में क्या होता है, हिमपात होता है। समझ में आया। तो ये सर्दी के मौसम का हो गया, और इधर मैंने आपको गर्मी के मौसम का बता दिया। केरल और अंडमान निकोबार के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक। ये गर्मी के मौसम में हो गया, और बाकी सर्दी के मौसम में मैंने आपको वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बताया, और रबी की फसलों को जो फायदा मिलता है वो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मिलता है। इतना समझ में आया। तो हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट अपना जरा देख लेते हैं क्या बोल रहा है ये। वस्तुतः मानसून एक धुरी है जिसके चारों ओर भारतीय अर्थव्यवस्था की घूमती है। ऑब्वियसली ये बोल रहा है, मतलब पॉइंट हमारा क्या है कि हमारी जो इकोनॉमी है, हमारा प्राइमरी सेक्टर क्या है, एग्रीकल्चर है, और एग्रीकल्चर हमारा मानसून पर टिका है। मानसून को शुष्क और आर्द्र दो कालों में बांटकर देखा जा सकता है। मतलब शुष्क और आर्द्र का मतलब हो गया, सर्दी वाला जो होता है वो ड्राई होता है मानसून, यानी कि जो ऊपर से आता है वो ड्राई होता है, और गर्मी वाला जो होता है वो वेट होता है, यानी कि वो आर्द्र होता है, यानी कि वो ह्यूमिड होता है, ठीक। के अंतर्गत शीत शुष्क ऋतु एवं ग्रीष्म ऋतु आती हैं, दो प्रकार की ऋतुएं आती हैं, ठीक। जबकि आर्द्र काल के अंतर्गत मानसून के आगमन और निर्वतन का काल शामिल किया जाता है, ठीक है। तो गर्मी और सर्दी में जो मैंने आपको बताया, सर्दी में हवा ऊपर से आएगी, गर्मी में हवा नीचे से आएगी, साउथ वेस्ट से आएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लाइमेट, हमारा इंडियन क्लाइमेट। अब हम देखेंगे यहां पर क्या, हम देखेंगे यहां पर सबसे पहले शीत ऋतु शुष्क, और इसमें मैं आपको पहले बताता हूं मानसून के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, मानसून। अब ध्यान रखना हमारा क्लाइमेट मानसून पर डिपेंड है ना। मानसून दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कौन सा मानसून, समर मानसून, और एक होता है कौन सा मानसून, विंटर मानसून, ठीक है। मानसून शब्द आया कैसे, पहले तो हम यही जानते हैं, इतना तो हमें पता चल गया कि मानसून इज ए टाइप ऑफ लोकल विंड ब्लोइंग इन द रीजन ऑफ एशिया एंड अरब, यही तो है। लेकिन हम पहले ये जानते हैं कि मानसून नाम कैसे आया। तो देखिए, सबसे पहले अरेबियन क्षेत्रों में, प्राचीनतम काल में अरेबियन क्षेत्रों में एक शब्द का प्रयोग किया जाता था, उसको हम बोलते थे मौसम। क्या बोलते थे, मौसम। मौसम से ये शब्द धीरे धीरे आगे बढ़ा, और ये शब्द आगे बढ़ा तो धीरे धीरे आगे बढ़ने के बाद इसका यूज कहां होने लगा, एशिया में होने लगा, और एशिया में मौसम को बोलने लगे मौसम। तो मौसम से, मौसम एक अरेबियन शब्द था, मौसम से क्या आ गया, मौसम आ गया। अब मौसम कितने प्रकार के होते हैं, जनरली मौसम दो ही प्रकार के हैं, एक तो सर्दी का मौसम और एक गर्मी का मौसम। अब सर्दी का मौसम और गर्मी का मौसम दो मौसम हो गए। आप लोगों ने ये बातें पहले से पढ़ रखी हैं, अब ये चीजें मुझे बताने की जरूरत नहीं है भाई। फेरल का नियम क्या है, हवा की दिशा हमेशा हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर की ओर चलती है, या उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है, यही तो होता है। तो सर्दी के मौसम में क्या होगा बताइए, सर्दी के मौसम में ये थल है और नीचे सागर है, तो क्या होगा, सर्दी के मौसम में थल ठंडा हो जाएगा, सागर गर्म बना रहेगा, और इसकी वजह से हवा की दिशा थल से किधर को होगी, सागर की ओर होगी। गर्मी के मौसम में हवा की दिशा जस्ट उल्टी हो जाएगी, हवा की दिशा सागर से थल की ओर हो जाएगी, है ना। तो वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हम इतनी बार पढ़ चुके हैं कि हमें वो चीजें हमारे दिमाग में बैठ चुकी है, रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मौसम अरेबियन वर्ड था, मौसम से बना मौसम, ये एशिया में यूज किया गया। मौसम दो प्रकार के हो गए, सर्दी और कौन सा, गर्मी। सर्दी गर्मी में अगर देखा जाए तो बताइए, हवा की दिशा की अगर हम बात करें तो हवा की दिशा सर्दी के मौसम में थल से सागर होगी, ठीक है, और गर्मी के मौसम में सागर से थल होगी। तो पहले सर्दी था फिर गर्मी है। अब यही जो मौसम पर डिपेंड करके जो स्थानीय पवनें चल रही हैं हमारे एशिया अरब में, सर्दी के मौसम में जो थल से सागर की ओर चलती है पवन, स्थानीय पवन, उसको हम बोलते हैं विंटर मानसून, और गर्मी के मौसम में जो सागर से थल की ओर चलती है उसको हम बोलते हैं समर मानसून। समझ में आया, ओवरऑल इस शब्द का नाम पड़ा मानसून। तो मानसून क्या है, मानसून शब्द का निर्माण
मौसम शब्द से हुआ है। मौसम शब्द का निर्माण मौसम शब्द से हुआ है और मौसम शब्द का प्रयोग पहली बार दुनिया में किया गया कहां पर? पहली बार दुनिया में किया गया अरब में। तो अरब में मौसम था, मौसम आया। मौसम दो प्रकार के आए, मौसम में अलग अलग मौसम में हवा की दिशा अलग अलग। सर्दी में थल से सागर तो ये विंटर मानसून, गर्मी में सागर से थल तो ये समर मानसून। तो कितने प्रकार के मानसून हो गए हमारे पास? दो प्रकार के मानसून हो गए, समर मानसून और विंटर मानसून। ठीक है, आम लोगों को ये बातें नहीं समझ में आती, आम लोगों को ये बातें नहीं पता होती, बस सब लोगों को ये पता होता मानसून आ रहा है, बारिश होगी, बस ये जनरल वे में हमारे समाज में बना लिया जाता है। तो ये हो गया विंटर मानसून और ये हो गया कौन सा मानसून? समर मानसून। ठीक है, अब मानसून की डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली, अब हमें पढ़ना है विंटर मानसून और समर मानसून। तो अब हम मानसून को अलग अलग पार्ट में लाकर पढ़ेंगे। जैसे हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या? समर मानसून, या सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्रीष्म मानसून, या इसी को बोलते हैं समर मानसून। तो देखिए, मैप आपको बहुत अच्छे से आता है और यही कारण है कि ये चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे समर मानसून। अब देखो समर मानसून क्या है, ये छोड़ दे रहा, इस फिगर को देखो, ये जो फिगर दिख रहा है, ये फिगर ही तो मेन डेफिनेशन बनाएगा। डेफिनेशन रट लेंगे तो फिर तो मेरे और बुक में कोई फर्क ही नहीं हो गया, फिर तो मैं भी बुक की तरह हो गया ना, मैंने रीड कर दिया, पढ़ा दिया, खेल खत्म हो गया। ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा होता है। देखो समर मानसून क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम मान लेते हैं ये क्रॉस है, ये क्रॉस आज इंडिया नहीं है, ये क्रॉस है एशिया और अरब। ठीक है, ये एशिया और अरब का पूरा भाग है। अब जरा मेरी बात ध्यान सुनना, आप लोगों ने वर्ल्ड मैप पढ़ा हुआ है, हम ऐसे ही वर्ल्ड मैप बना लेते हैं। ये पूरा वर्ल्ड मैप है, अगर ये एशिया है तो यहां पर अरब है, और ना अरब के ऊपर सागर है ना एशिया के ऊपर सागर। तो एशिया अरब का थली भाग ऊपर है एक साथ, नीचे पूरा हिंद महासागर अरब सागर बना हुआ है। तो नीचे ओवरऑल सागर है, ऊपर ओवरऑल थल है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं ये एशिया है और ये अरब है। ये एशिया और अरब का कैसा क्षेत्र है? थलीय क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद एशिया अरब के नीचे क्या है? सागर है। अब चलो देखते हैं समर मानसून। पहली बात, समर मानसून कौन से मौसम में आएगा? गर्मी के मौसम में आएगा। तो गर्मी के मौसम में एशिया हो या अरब हो या दुनिया का कोई भी लैंड सरफेस हो, अगर गर्मी के मौसम होगा तो थल कैसा हो जाएगा? थल गर्म हो जाएगा, थल गर्म होगा, और थल गर्म होगा तो यहां पर कैसा वायुदाब होगा? अब ये तो एक एज ए मैथमेटिक्स हो गया ना, मतलब रटी हुई चीजें हो गई। अरे थल गर्म है तो यहां पर निम्न वायुदाब होगा, सागर ठंडा है अपेक्षाकृत तो सागर पर उच्च वायुदाब होगा। अरे सर क्या बात कर रहे हैं, हमें तो आ गया हवा की दिशा सागर से थल की ओर होगी, है ना। लेकिन हमें इसकी जो मेन जो डायरेक्शन पढ़ना है वो मैं आपको बताता हूं। अब गर्मी के मौसम में थली भाग ठंडा हो जाता है और सागर थल की अपेक्षा थली भाग गर्म हो जाता है और सागर थल की अपेक्षा ठंडा बना रहता है। अतः थल पर निम्न वायुदाब और सागर पर उच्च वायुदाब का क्षेत्र स्थापित रहता है। रटने की कोई चीज नहीं है। अब एशिया और अरब में गर्मी के मौसम में जो हवा की दिशा स्टार्ट होती है वो साउथ वेस्ट से होती है, और ये साउथ वेस्ट से इसलिए होती है क्योंकि ये एशिया है, ये अरब है, नीचे सागर है और इस साइड वेस्टर्न कंट्रीज है। तो वेस्टर्न कंट्रीज का जो दबाव पड़ता है, सागर के लहरों का जो दबाव होता है वो ईस्ट साइड में आता है, तो वो पानी के साथ साथ हवा की दिशा भी इधर ही को करता है। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बोलते हैं इसको। तो साउथ वेस्ट की दिशा से ये स्टार्ट होती है, और ये देखो साउथ वेस्ट से स्टार्ट होकर चली, इंडिया में नहीं चल रही है, ये एशिया अरब पूरे में चल रही है। ठीक है, और ये अगर साउथ वेस्ट से स्टार्ट हुई है, और ये क्या है? ये एशिया और अरब का सेंटर है। ठीक है, तो साउथ वेस्ट से स्टार्ट हुई है, तो साउथ वेस्ट से स्टार्ट होकर साउथ ईस्ट की ओर आई, साउथ ईस्ट से ये किधर को जा रही है? नॉर्थ ईस्ट की ओर जा रही है। और देखो मैंने ऊपर नॉर्थ ईस्ट लिखा हुआ, बगल में लिखा है साइबेरिया। आपको पता है अगर ये पूरा वर्ल्ड मैप है तो ये ऊपर रशिया है, और रशिया का ईस्टर्न पार्ट क्या है? साइबेरिया। इसका मतलब जो समर मानसून है एंड किधर की ओर करता है? नॉर्थ ईस्ट की ओर, या एग्जाम में कभी आ सकता है कि किधर की ओर करता है? साइबेरिया की ओर करता है। समझ में आया? तो ये किधर से स्टार्ट हुआ? साउथ वेस्ट से, किधर की ओर होते हुए? साउथ ईस्ट की ओर होते हुए किधर को जाता है? नॉर्थ ईस्ट, और इसका कुछ पार्ट बीच में ही नॉर्थ वेस्ट की ओर मुड़ जाता है। तो ये होती है एग्जैक्ट दिशा किसकी? समर मानसून की। मैंने अभी आपको बोला था जब मैं इसका बेसिक पढ़ा रहा था कि हवा जहां से स्टार्ट होगी हवा का वही नाम होगा, हवा जहां को जाएगी वहां नाम नहीं होगा।
तो हवा जहां से स्टार्ट होगी तो कैसे करेंगे बताइए, ये हो गया, उसके बाद ये और ये। अब बताइए हवा किधर से स्टार्ट हुई, साउथ वेस्ट से स्टार्ट हुई, तो इसको समर मानसून कहते हैं। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं बताइए, इसको हम साउथ वेस्टर्न मानसून भी कहते हैं। ठीक है, इसका नाम एक्चुअल में इसका नाम है दक्षिण पश्चिमी मानसून। ठीक है, इसका वास्तविक नाम होता है दक्षिण पश्चिमी मानसून, लेकिन लोग इसको बोल देते हैं जनरली क्या, समर मानसून। ठीक है, जैसे कि हम बहुत सारे लोगों का मजाक उड़ाते हैं कि वो पप्पू है, तो पप्पू तो उसका एक कॉमन मतलब एक मजाक वाला नाम होगा, वास्तविक नाम तो कुछ और ही होगा। तो वास्तविक नाम ये कॉमन नेम है समर मानसून का, लेकिन ध्यान रखिए वास्तविक नाम क्या है, साउथ वेस्टर्न मानसून है, क्योंकि ये साउथ वेस्टर्न मानसून साउथ वेस्ट दिशा से स्टार्ट होता है। साउथ वेस्ट से स्टार्ट हो गए साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट, और एक पार्ट नॉर्थ वेस्ट की हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा मानसून, समर मानसून। अब इसको पढ़ लेते हैं। एशिया और अरब में गर्मी के मौसम में तलीय भाग गर्म हो जाता है तथा सागर थल की अपेक्षा ठंडा हो जाता है। एकदम डिट्टो यही पॉइंट अभी मैंने आपको बताया था। ठीक, अतः थल पर निम्न वायुदाब और सागर पर कैसा वायुदाब, उच्च वायुदाब का क्षेत्र स्थापित हो जाता है। यहाँ उच्च और ऊपर निम्न। तो हवा की दिशा सागर से थल। समर मानसून की दिशा किधर से, साउथ वेस्ट से, साउथ वेस्ट से किधर से होते हुए, साउथ ईस्ट होते हुए किधर से किधर को जाएगी, नॉर्थ ईस्ट की ओर जाती है, ये इसकी दिशा हो गई। इस मानसून का कुछ भाग किधर को रहता है, नॉर्थ वेस्ट की ओर भी मुड़ जाता है। तो देखो ये नॉर्थ वेस्ट की ओर मुड़ गया। ठीक है, ये हो गया हमारा कौन सा मानसून, समर मानसून। समझ में आया। ठीक है, लेकिन अभी तक तो बात हमने किसी करी पूरे एशिया की और पूरे अरब की। अब हम बात करते हैं अपने देश की, इंडिया की। चूंकि इंडिया हमारा, हम इंडियन है, तो हमारे यहाँ क्वेश्चन हमारे देश से भी संबंधित आएंगे। अब मान लेते हैं ये क्रॉस क्या है, ये क्रॉस केवल इंडिया है, तो ये वही बात होगी कि नहीं, ये थल है, ये नीचे क्या है, सागर है कि नहीं। हवा की दिशा किधर से स्टार्ट होगी, ये लीजिए हवा की दिशा ये स्टार्ट हो गई, ये साउथ वेस्ट से स्टार्ट हुई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, फिर ये नॉर्थ वेस्ट की ओर चली गई। ठीक है, अब हम इस फिगर को देखते हैं इंडिया की तरह। तो इधर होगा अरेबियन ओशन, सॉरी ओशन नहीं, अरेबियन सी, ये अरेबियन सी हो गया, ये बे ऑफ बंगाल हो गया। ये सब चीजें आप लोगों को पता है पहले से, बे ऑफ बंगाल। जैसे बहुत सिंपल सा है, कुछ फैक्ट होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स हमें लगानी है, तो मैथमेटिक्स अगर हमें लगानी है और हमें बड़ी संख्या में स्क्वायर क्यूब सब अगर हमें याद है, तो जनरली एग्जाम में जो क्वेश्चन होता है वो सॉल्यूशन में जल्दी निकलता है। इसीलिए बोलते हैं हर चीज का बेसिक पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर हमने ये बेसिक नहीं पढ़े होते तो अभी तो हम रट रहे होते, उच्च वायुदाब निम्न वायुदाब, आधे लोग घूम रहे होते उच्च में, आधे घूम रहे होते निम्न में, पता नहीं कहाँ गर्म कहाँ ठंडा, और अगर मैप नहीं आता तो ये बनता ही नहीं, समझे। तो इसीलिए बेसिक का आना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ये अरेबियन सी, आधे हम बताते पता चला कि अरेबियन सी इधर है, बंगाल की खाड़ी इधर है। जिसने पढ़ा है 90% कहते हैं हाँ हमको समझ में आ गया, 10% ने नहीं पढ़ा हो, कहें बंगाल खाड़ी होती क्या है। ठीक है, फिर तो अपनी मजाक उड़ा रहे हो। तो अब अगर हम इसको इंडिया मानेंगे तो सागर से थल की ओर हवा चलेगी, सेम डिट्टो यही दिशा रहेगी। अब क्वेश्चन बनते हैं कैसे, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, ये पश्चिमी तट है और ये पश्चिमी तट है और ये कौन सा तट है, पूर्वी तट है कि नहीं है। अब पश्चिमी तट पे आपने माउंटेन्स पड़े हुए हैं, पश्चिमी तट पर यहां पर सह्याद्री है, यहां पर कोंकण है और पूरा पश्चिमी तट पहाड़ों से घिरा हुआ है। यही कारण है कि जब अरब तो इधर है ना, तो जब वेस्ट साइड से, साउथ वेस्ट से हवाएं आती हैं मानसून की और जब पश्चिमी तट पे टकराती हैं, तो तट पे टकराते ही पर्वतों में टकरा जाने की वजह से बारिश यही तट पे ही हो जाती है। इसीलिए पश्चिमी तट पे मुंबई है तो मुंबई में बाढ़ आती है, पश्चिमी तट पर नागपुर नहीं है तो नागपुर में बाढ़ नहीं आती। क्यों नहीं आती है, वो इसलिए नहीं आती क्योंकि नागपुर अंदर है और पानी अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है, पानी पश्चिमी तट पर टकरा के ही बारिश हो जाती है। ठीक है, तो बारिश पश्चिमी तट पर ज्यादा होती है या पश्चिमी तटीय राज्यों में ज्यादा होती है, तो आंसर क्या है, पश्चिमी तट पर ज्यादा बारिश होती है, तटीय राज्यों में ज्यादा बारिश नहीं, पश्चिमी तटीय स्टेट्स में ज्यादा बारिश नहीं होती है। ठीक है, ये हो गया हमारा एक आंसर। अब अगर हम देखें तो नीचे केरल आता है, नीचे केरल है, तो ये वाला इलाका जो है ये केरल का है और केरल में मालाबार के पर्वत है, आपको ये भी पता हुआ है, इधर कोरोमंडल है। केरल का पड़ोसी कौन है, तमिलनाडु है। तो केरल में मालाबार की हाइट उतनी ज्यादा नहीं है, तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर मानसून की जो हवाएं हैं वो मालाबार से अंदर घुस जाती हैं और घुसने के बाद सबसे पहले घुसती हैं केरल में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि सबसे पहले अगर देखें
तो सबसे पहले 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 मानसून जो है वो किधर से घुसा? केरल से। तो केरल भारत का पहला राज्य बन जाता है जहां पर सबसे पहले मानसून भारत में प्रवेश करता है। केरल में प्रवेश करते ही समाचार आ जाता है कि केरल में मानसून प्रवेश कर चुका है, अच्छी खासी बारिश हुई है और उत्तर भारत में 20-25 दिनों में मानसून के आने की संभावना है ना। तो केरल के बाद ये कहां जाएगा? तमिलनाडु। लेकिन बस बात क्या है कि केरल में घुसा है तो केरल में ज्यादा बारिश करेगा, तमिलनाडु में उतनी बारिश नहीं होती क्योंकि बीच में भी माउंटेन्स है। आपको पता है नीलगिरी, मैंने आपको कई बार बताया हुआ, ये नीलगिरी, डोडाबेट्टा, नवलाई, अन्नाईमुड़ी ये पर्वत है। तो यहां टकराने की वजह से केरल में अपेक्षाकृत तमिलनाडु से ज्यादा बारिश होती है और फिर ये मानसून ईस्टर्न कोस्ट पे जाता है। और आपको पता है पूर्वी तटीय राज्यों में बस ये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में यहां पर कोरोमंडल की पहाड़ियां हैं, बाकी ऊपर पूरा उत्तरी राज्य जो है वहां कुछ नहीं है। तो जब पहाड़ियां है नहीं तो आराम से बादल झमझमाते हुए बिल्कुल ऐसे के साथ स्टेट्स के अंदर घुस जाते हैं और फिर झमाझम बारिश होती है। यही कारण है कि उड़ीसा में बाढ़ आती है, आंध्र प्रदेश में जम के पानी बरसता है, पश्चिम बंगाल में ताबड़तोड़ बारिश होती है। क्यों? क्योंकि यहां पर पहाड़ नहीं है जो बारिश को रोक पाए। समझ में आया? तो बताइए क्वेश्चन बना, कौन से तट पे ज्यादा बारिश होती है? तो पश्चिमी तट पे ज्यादा बारिश होती है। कौन से तटीय राज्यों में ज्यादा बारिश होती है? तो ईस्टर्न कोस्टल स्टेट्स यानी पूर्वी तटीय राज्यों में ज्यादा बारिश होती है। किस राज्य के माध्यम से सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है भारत में? तो केरल के। केरल की अपेक्षा तमिलनाडु में कम वर्षा होती है क्योंकि केरल में पहले आता है। मानसून सबसे पहले किस पहाड़ी क्षेत्र को क्रॉस कर जाता है? तो मालाबार को क्रॉस कर जाता है। ठीक है, ये सब इंडिया के बारे में बता रहे हैं। फिर इधर बंगाल की खाड़ी हो गई, तो ये बंगाल की खाड़ी, तो बंगाल खाड़ी में प्रवेश करके और बादल मिलते हैं। बादल क्या मिलना, क्या कंडेंसेशन है जिसको हम संघनन कहते हैं। गर्म हवा जब हल्की होने की वजह से ऊपर की ओर उठती है तो ऊपर उठी हुई ठंडी हवाओं से वो मिल जाती है, दैट इज नोन एज कंडेंसेशन। वहां पर होता है संघनन। तो गर्म हवा की नमी ऊपर जाकर बादलों का निर्माण करती है और फिर होती है झमाझम बारिश। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद जो मानसून इधर को टर्न हो जाता है नॉर्थ वेस्ट की ओर, तो इंडिया में देखें तो यहां राजस्थान है कि नहीं है, तो जैसे ही ये नॉर्थ वेस्ट की ओर टर्न होता है क्या मानसून, तब जाकर उत्तर भारत में बारिश होना शुरू होती है। और अगर बंगाल की खाड़ी में कोई बदतमीज चक्रवात खड़ा हो गया तो समझ लीजिए, अगर ये उल्टा चला, चक्रवात यहां शुरू हुआ, तो समझ लीजिए मानसून की हवाओं को वो अपनी तरफ खींचेगा और खींचते ही उनकी दिशा बदल देगा। उत्तर भारत में बारिश नहीं होगी। पिछले 10 सालों में जो बारिश का जो एवरेज गिरा है वो इसी वजह से गिरा है नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, जो कि अकाल की स्थिति भी खड़ी हो गई थी कांग्रेस के शासन के दौरान। तो उसमें गलती कांग्रेस की थोड़ी ना है, गलती क्या, वो ऐसा हो ही रहा है तो क्या करेगा अब, कोई सरकार थोड़ी ना बादल को खींच लेगी अपनी तरफ की, खींच जा नहीं तो बहुत मारेंगे। तो ये नॉर्थ वेस्ट की ओर मुड़ जाता है। लेकिन नॉर्थ वेस्ट की ओर मुड़ने के बावजूद राजस्थान का ये वाला जो पार्ट है जो पाकिस्तान से जुड़ा है, यहां पर थार मरुस्थल है। तो ये थार डेजर्ट जो है, इतना पानी होने की वजह से डेजर्ट कैसे बन गया? तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए, कभी चीजों को इमेजिन करिए कि एकदम कभी, जैसे बहुत सिंपल सा है, जैसे कोई इंसान था जिसको आपने जवान देखा था, मतलब हट्टा कट्टा देखा था, और जब उसकी उम्र बीती गई एकदम वो बूढ़ा हो गया, आप बहुत सालों बाद उससे मिले तो आप ऑब्वियसली आपके पास हाँ ये क्या हो गया, है ना, ये क्या हो गया, मतलब आप बहुत सालों बाद मिले तो बूढ़ा हो गया, तो वो तो उसमें तो चेंजमेंट होएगा ना, आपके लिए थोड़ी ना वो रुका रहेगा। वैसे ही राजस्थान में प्राचीनतम काल में पर्वतीय क्षेत्र होते थे, ये थार के पर्वत, और थार के पर्वतीय क्षेत्र थे। अरावली का नाम ही नहीं था राजस्थान में, अरावली का कोई नाम नहीं था, अरावली था ही नहीं, ये प्राचीनतम काल की बात है, अरावली था नहीं। तो यहाँ पर खूब बारिश होती थी, इंसान यहाँ रहते थे, लोग यहाँ जीवन जीते थे। लेकिन धीरे धीरे कई 100 सालों के दौरान अरावली का आकार बढ़ने लगा। अरावली के आकार बढ़ने की वजह से जो मानसून नॉर्थ वेस्ट की ओर जा रहा था, ये अरावली में टकरा जाता था, तो अरावली में बारिश हो जाती थी। और जब अरावली में बारिश हो जाती थी तो थार में पानी बरसना कम हो गया। समय के साथ सैकड़ों वर्षों के दौरान देखो, हर इंसान एक ही जगह क्यों बसते हैं, कहीं सिविलाइजेशन बसती है। एक पता है स्कूल खुला, फिर घर बना, फिर वहां पर एक स्कूल के कॉलेज था, कॉलेज के बगल में एक झोपड़ी खुल गई, झोपड़ी में चाय बनने लगी तो स्टूडेंट भी पीने आते थे, टीचर भी पीने आते थे। फिर पता चला कुछ लोग, वहां एक छोटी सी इंडस्ट्री खुल गई तो उन लोगों को सिगरेट पीनी थी तो उसे सिगरेट रखनी शुरू कर दी। फिर पता चला वहां पर सिगरेट वालों का जमावड़ा लगने लगा, धीरे धीरे लोग वहां आने लगे, प्लॉटिंग होने लगी, घर बनने लगे, सिविलाइजेशन बसने लगा। हर इंसान ऐसे क्यों नहीं रहता है कि 10 किलोमीटर एक घर होगा, फिर 20 किलोमीटर बाद दूसरा घर होगा।
क्योंकि इंसान एक दूसरे से ही डिपेंड है। तो हुआ क्या कि जब यहां से कुछ लोग पलायन करने लगे उन सैकड़ों सालों के दौरान, जब उनको दिक्कत होने लगी, धीरे धीरे ये इलाका सूखता गया, ये इलाका बंजर होता गया, लोग यहां से छोड़ के चले गए, धीरे धीरे यहाँ के पेड़ सूख गए। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, उस जगह पर कोई जीव जाएगा ही नहीं जहां पर खाने का सिस्टम खत्म हो जाए। धीरे धीरे ये इलाका सूखने लगा, जिसकी वजह से हुआ क्या कि यहां पर किसी प्रकार का अन्न, खाने पीने का सिस्टम खत्म होने लगा और फिर ये थार सूख गया। थार के सूखने के साथ थार रेत के टीलों में परिवर्तित हो गया और रेत के टीले की रेत पूरे में हवा चली तो उड़ गई, वो बन गया थार मरुस्थल। तो ये किसकी वजह से हुआ है? ये अरावली की वजह से हुआ। समझ में आया? तो ये चीज शो करती है इस दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो एग्जिस्ट कर जाए जिंदगी भर। समझ में आया? हमेशा कोई भी चीज, कोई भी इस दुनिया में अमर नहीं है। इवन पर्वत भी अमर नहीं है, ध्यान रखिएगा। आज पर्वत है तो कल वो पठार बनेगा, परसों वो टूटेगा, मैदान बनेगा, फिर से एक रिक्रिएशन की सिस्टम आएगा, फिर से वो पर्वत बनेगा, लेकिन इसमें सैकड़ों साल लग जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें होती है। चलिए हम पढ़ते हैं समर मानसून। देखिए मैंने पॉइंट पढ़ा दिया आपको, साउथ वेस्टर्न मानसून भी कहते हैं। भारत में समर मानसून पश्चिमी तट पर अधिक वर्षा करता है, पूर्वी तटीय राज्यों में प्रभावित होता है। समर मानसून सर्वप्रथम केरल में प्रवेश करता है, फिर तमिलनाडु में प्रवेश करता है, वो भी क्रमशः जाता है और तमिलनाडु की अपेक्षा केरल में अधिक वर्षा होती है। यहां तक मैंने सारे पॉइंट बता दिए हैं। समर मानसून का प्रभाव इंडियन ओशन से शुरू होता है क्योंकि भारत के नीचे से उठेगा ये। राजस्थान के पूर्वी दिशा में अरावली के पर्वत हैं, जो कि श्रृंखला के कारण समर मानसून राजस्थान में प्रवेश नहीं कर पाता। ध्यान रखिएगा, अजमेर में, जयपुर में बहुत बारिश होती है, ताबड़तोड़ बारिश होती है, लेकिन वही आप जैसलमेर, जोधपुर साइड चले जाएंगे तो उतनी बारिश नहीं होती। उसका मेन कारण यही है। बाकी अरावली के इधर है, बाकी सब अरावली के पीछे है। तो अरावली के पीछे होने की वजह से ही वहां पर बारिश नहीं होती। ठीक है, ये हो गया हमारा समर मानसून। ठीक है, नेक्स्ट देखो हम आते हैं विंटर मानसून। अब ये बहुत आसान हो गया। क्यों? जिस लैंग्वेज को हमने समर मानसून में यूज किया था उसी लैंग्वेज को हम विंटर मानसून में यूज करेंगे, बस सब कुछ उल्टा कर देंगे। कैसे? देखिए, विंटर मानसून ध्यान रखिएगा, ये हो गया एशिया अरब, तो ये है एशिया अरब। ठीक है, हाँ, ये एशिया हो गया, ये अरब हो गया, मतलब एशिया अरब का पूरा क्षेत्र है। ठीक है, नीचे सागर है, ऊपर थल है। ठीक, उसके बाद ये एरो मैंने नीचे कर दिया, ये साउथ वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये साइबेरिया हो गया। पूरे एशिया, अरब तो वैसे भी गर्म है और एशिया में सबसे ठंडा इलाका कौन सा है? साइबेरिया है। ठीक है, ये बन गया हमारा फिगर। ठीक, अब हम स्टार्ट करते हैं विंटर मानसून। बहुत सिंपल है, देखो विंटर मानसून कैसे स्टार्ट करेंगे। विंटर मानसून कौन से मौसम में? सर्दी के मौसम में। सर्दी के मौसम में जस्ट उल्टा होता है, थल ठंडा लगने लगता है और सागर उसकी अपेक्षा गर्म लगने लगता है। तो ये बात हमें पता चल गई कि हवा की दिशा सागर से थल या थल से सागर, तो हवा की दिशा थल से किधर की ओर होगी? सागर की ओर। ठीक है, अब इतना कंफर्म हो गया। ये एशिया है, ये अरब है। अरब वैसे भी गर्म है, एशिया उसकी अपेक्षा ठंडा है, और एशिया में सबसे ठंडा ऊपर रशिया है, और रशिया में सबसे ठंडा कौन सा? साइबेरिया है, जो कि पूरी दुनिया के नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। तो हवा यहीं से चलनी शुरू होती है, साइबेरियन से। साइबेरियन हवाएं जब चलनी शुरू होती है नॉर्थ ईस्टर्न दिशा से, तब ताबड़तोड़ ठंडी का माहौल आता है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हवा चलनी शुरू होती है सर्दी के मौसम में। कैसे लिखेंगे? डिट्टो वही लैंग्वेज है। सर्दी के मौसम में एशिया और अरब का थली भाग ठंडा हो जाता है, सागर गर्म हो जाता है, थल पर उच्च वायुदाब, सागर पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र स्थापित हो जाता है। अतः हवा की दिशा एशिया के नॉर्थ ईस्ट में साइबेरिया से स्टार्ट होती है और नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट होकर ये डिट्टो उसी दिशा में जाती है जिस दिशा से हमारा साउथ वेस्टर्न मानसून यानी कि ग्रीष्मकालीन मानसून आया था। तो इसीलिए आपने कभी सुना होगा विंटर मानसून को रिट्रीटिंग मानसून भी कहते हैं, या इसको लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। इसीलिए क्योंकि जिधर से आया था ये उधरी से, जिधर को गया था उधरी से ये वापस आया। तो नॉर्थ ईस्ट से लेकर ये किधर की हो जाता है? साउथ वेस्ट की। ठीक, ये तो किसकी बात हो गई? एशिया और अरब की। देखिए आप उसी चीज को पढ़ लीजिए। एशिया और अरब में सर्दी के मौसम में थलीय भाग ठंडा हो जाता है तथा सागर थल की अपेक्षा गर्म बना रहता है। ठीक है, अच्छा, थल पर उच्च वायुदाब और सागर पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र स्थापित हो जाता है। आप एक चीज देख रहे होंगे, जो मैंने समर मानसून में लैंग्वेज का यूज किया था उसी लैंग्वेज का यूज मैंने विंटर मानसून में किया, बस चीजें उल्टी हो गई है।
विंटर मानसून की दिशा NESE और SW। जरा आप ध्यान रखिएगा, देखो मैंने इसको क्या लिखा, NESE SW। क्यों लिखा है? क्योंकि NE से स्टार्ट हुआ, SE से होता हुआ आया और SW तक आया। और जो समर मानसून था जस्ट उल्टा था, SE वो SW फिर क्या था, SE फिर क्या था, NE। देखो अगर हम देखें तो ये हो गया समर मानसून और ये हो गया विंटर मानसून। सेम टू सेम है कि नहीं? बस जस्ट अपोजिट है, एक दूसरे से कोई उल्टे है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका विंटर मानसून और विंटर मानसून की दिशा। अब ये किधर से चला है? नॉर्थ ईस्ट से चला है, तो इसका नाम क्या पड़ सकता है? इसका नाम पड़ जाएगा नॉर्थ ईस्टर्न मानसून। तो ध्यान रखिएगा, मानसून दो प्रकार के होते हैं, एक नॉर्थ ईस्टर्न मानसून है और एक साउथ वेस्टर्न मानसून है। ठीक है, चलिए विंटर मानसून, नॉर्थ ईस्टर्न मानसून भी कहते हैं, तो ये मैंने आपको बता ही दिया, ये हमारा पॉइंट हो गया। उसके बाद हम लास्ट बात करते हैं किसकी, हाँ भारत की बात कर लेते हैं। तो एक बात बताओ, साइबेरिया से खड़ा हुआ ना यार, आपने मैप तो पढ़ा हुआ है ना, तो मैप आपके लिए अगर पढ़ा हुआ है तो एक बात बताइए, साइबेरिया से तो यहां तो सब थल ही थल है, तो यहां से चलना ये शुरू हुआ, बीच में आया जापान, बीच में आया कोरिया, तो वहां ताबड़तोड़ बारिश हुई। आपको पता भी है जापान में और कोरिया में साल में बारिश होती है, वहां तो साल में बाढ़ आती है। ठीक, फिर आया ताइवान, तो वहां पर भी बारिश हुई। ताइवान दुनिया एशिया का पहला देश बन गया है जिसने समलैंगिक विवाह को लीगल कर दिया है, अभी हाल ही में खबर आई है, तो वो ईस्टर्न एशियन कंट्री है। उसके बाद ये आया साउथ वेस्ट की ओर। अगर इंडिया की बात करें तो ये बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करता है, और बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करते ही इसको मिलते हैं बादल। देखो सर्दी हो या गर्मी, सागर पर कंडेंसेशन तो होगा, बादल बनेगा। अब किस हवा ने लात मारी है वो हवा जाने, तो बंगाल की खाड़ी से इसको बादल मिले और एंड होते होते ये हमारे भारत में प्रवेश कर ही जाता है। और सबसे पहले घुसता है ये कहां, तमिलनाडु में, फिर ये घुस जाता है केरल में। यही कारण है कि भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में दो राज्य हैं, तमिलनाडु और केरल, जहां पर साल भर बारिश होती है। ठीक है, यही कारण है केरल में पानी की कमी नहीं, क्योंकि केरल में कोई खास नदी तो है नहीं, लेकिन हाँ केरल में साल भर बारिश हो जाती है, इसलिए पानी रहता है वहां पे। तो ये हो गया आपका तमिलनाडु, ये हो गया केरल। लेकिन इस बार ये उल्टा आया है ना, तो ये अगर उल्टा आया है तो इस बार कहां ज्यादा बारिश होगी, आप खुद अपना दिमाग लगाइए। तो इस बार तमिलनाडु में ज्यादा बारिश होगी, केरल में बारिश कम होगी तमिलनाडु की अपेक्षा। समझ में आया? तो भारत में विंटर मानसून पश्चिमी तट भाव, और हाँ एक बड़ी चीज, पश्चिमी तट की तरफ तो जाएगा ही नहीं, तो पश्चिमी तट की तरफ तो जाएगा नहीं, तो वहां बारिश होगी नहीं, तो पश्चिमी तट पर यह कोई प्रभाव नहीं करता है। और पूर्वी तटीय राज्यों में यह प्रभावित होता है। एक मिनट, पूर्वी तटीय राज्यों में यह प्रभावित होता है। ठीक है, तो ये पूर्वी तटीय राज्यों में प्रभावित तो होगा। ठीक, ईस्टर्न कोस्ट पे तो प्रभाव करेगा, वेस्टर्न कोस्ट पर कोई प्रभाव नहीं करेगा। और विंटर मानसून क्रमशः तमिलनाडु और केरल के रास्ते भारत में प्रवेश कर जाता है, लेकिन केरल की अपेक्षा जस्ट उल्टा हो गया, तमिलनाडु में अधिक वर्षा होती है। बात समझ में आई? ये हो गया मानसून। मानसून कितने प्रकार के हो गए? मानसून दो प्रकार के हैं, विंटर मानसून, समर मानसून, या फिर विंटर मानसून को हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न मानसून, समर मानसून को बोलते हैं हम साउथ वेस्टर्न मानसून। हमेशा ध्यान रखो, इन चीजों को अपने दिमाग में रख लो। हवा जहां से चलेगी हवा का वो नाम होगा, हवा जहां को चलेगी हवा का वो नाम नहीं होगा। अब हवा उत्तर से चले, दक्षिण चले, ऊपर चले, नीचे चले, आगे चले, पीछे चले, कहीं से भी चलेगी, हवा जहां से चलेगी हवा का वही नाम होगा। समझ में? तो हो गया हमारा मानसून। तो ये हो गया हमारा मानसून के बारे में। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि ये देखिए, जो हमारा जो समर मानसून होता है, जिसको हम समर मानसून कहते हैं, या जिसको हम साउथ वेस्टर्न मानसून भी कहते हैं, तो समर मानसून के वजह से जो नाम पड़ जाते हैं, असम में इसे चाय वर्षा बोलते हैं, टी शावर कहते हैं। ठीक है, बंगाल में इसे काल बैसाखी कहते हैं, केरल में इसे आम वर्षा कहते हैं, मैंगो शावर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, केरल में जैसे ही ग्रीष्म मानसून प्रवेश करता है, तो केरल में या तमिलनाडु साइड वहां पर तोतापरी आम बहुत होता है, जिसके पेड़ बड़े लंबे लंबे होते हैं, और जनरली बहुत खट्टा फल होता है ये, और शेक वगैरह में इसका ज्यादा यूज होता है। तो साउथ इंडिया में इसीलिए इसको बोलते हैं आम वर्षा, क्योंकि वो फायदा कर जाता है मानसून उसके लिए। उसके बाद कर्नाटक में इसे कॉफी वर्षा कहते हैं, क्योंकि कर्नाटक के पश्चिमी तट पर कॉफी का उत्पादन होता है। और
इसे चेरी ब्लॉसम भी कहा जाता है। कुछ जगहों पर इसे नॉर्वेस्टर भी कहते हैं, नॉर्वेस्टर साउथ में इसको बोला जाता है, तो इसको नॉर्वेस्टर के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो नॉर्थ वेस्टर क्योंकि नॉर्थ वेस्ट की ओर आगे जा रही थी। ठीक, इस समय होने वाली वर्षा में तड़ित झंझा यानी थंडर स्टॉर्म भी उत्पन्न होते हैं और बिजली की चमक के साथ तेज वर्षा होती है। देखिए ध्यान रखिएगा, जो ये इंडिया है, तो इंडिया के नीचे जो जेट स्ट्रीम चल रहा है, तो जेट स्ट्रीम की वजह से इसकी जो साउथ वेस्टर्न मानसून है, साउथ वेस्टर्न मानसून की जो वो है स्पीड भी बढ़ जाती है, और स्पीड बढ़ने के दौरान ये पर्वतों में जब चटाचट टकराते हैं तो ताबड़तोड़ बारिश करते हैं, जिसको ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये लोग तड़ित झंझा या थंडर स्टॉर्म का कारण भी बनता है। समझ में आया कि नहीं? तो थंडर स्टॉर्म क्रिएट होते हैं, जनरली पूर्वी तट पे थंडर स्टॉर्म ज्यादा क्रिएट होते हैं। ठीक, जो तड़ित झंझा ज्यादा होती हैं वो पूर्वी तट पे ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ इसकी स्पीड बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, समर मानसून और विंटर मानसून। मैंने आपको पूरा बता दिया, कुछ नाम बता दिए, नाम ध्यान रखिएगा, एक बार फिर से रिविजन कर लीजिए। इसको टी शावर कहते हैं असम में, वो आप याद कर लोगे। बंगाल में इसको काल बैसाखी कहते हैं, केरल में आम वर्षा कहते हैं यानी मैंगो शावर कहते हैं, कर्नाटक में इसको कॉफी वर्षा। सब अपने अपने प्रोडक्शन के लिए अपना अपना नाम दे देते हैं, और इसको चेरी ब्लॉसम भी कहा जाता है। ठीक, कुछ जगह पर इसे नॉर्वेस्टर भी कहते हैं, और इस समय होने वाली वर्षा में जो थंडर क्रिएट होते हैं वो पूर्वी तट पे ज्यादा होते हैं। ठीक है, और बिजली की चमक के साथ तेज वर्षा होती है। ये बिजली की चमक तेज वर्षा क्यों, बिजली की चमक क्यों हो रही है, क्योंकि जो बिजली कड़कती है, क्यों कड़कती है, जब हॉट एयर जब दो बादलों के बीच जब फंस जाती है तो वो एनर्जी के रूप में प्रोड्यूस होती है, तो वहां पर बिजली उत्पन्न होती है। और इस समय बहुत तेजी से थंडर चलते हैं, तो यही कारण है कि इनके साथ ऐसा होता है। ठीक, ये आपके लिए एक मैप है, जो कि मैप क्या कर रहा है, ये मैप अलग अलग जगह पर पूरे इंडिया में दिखा रहा है कि आपको मैप तो पूरा पता ही है, तो ये मैप दिखा रहा है कहां कहां कैसे कैसे वर्षा होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, लो टू मीडियम सबसे पहले है लो, फिर उसके बाद है लो टू मीडियम। तो अलग अलग कलर है, जो मेन रेडिश कलर है, जो एक्सट्रीमली रेड दिखा रहा है आपको मैरून कलर का, ये एक्सट्रीमली हाई एरिया है। तो बेस लाइन वाटर जो स्ट्रेस है वो दिखा रहा है कि इस साइड वर्षा काफी तेज हो जाती है। ये वाला जो इलाका है, ये वाला इलाका और ये वाला इलाका, ये एरिड जोन है। ये एरिड जोन मतलब ये शुष्क क्षेत्र है जहां पर वर्षा नहीं होती। ठीक है, ये एरिड जोन है। ठीक है, उसके बाद ये पश्चिमी तट पे ये वर्षा का कारण बन जाता है। साउथ वेस्ट से मानसून क्रिएट होता है, इस साइड ताबड़तोड़ वर्षा करता है। मध्य भारत में अच्छी खासी वर्षा हो जाती है। पूर्वी तट पे उड़ीसा में, बंगाल में अच्छी वर्षा होती है। और ये जो ऑरेंजी कलर दिख रहा है बिहार का इलाका है, तो बिहार में भी वर्षा होती है, लेकिन बंगाल की अपेक्षा कम होती है, उड़ीसा की अपेक्षा कम होती है। और नॉर्थ वेस्टर्न इलाका, ये भी इसमें असम का जो क्षेत्र है, असम ताबड़तोड़ वर्षा का कारण बन जाता है। समझ में आया? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है, असम में ही होती है। ठीक, और फिर मेघालय पे ध्यान दीजिएगा। मेघालय में आप नहीं कह सकते, मेघालय में केवल चेरापूंजी और मसिनराम में ज्यादा वर्षा होती है, वहां पर लगभग 1140 सेंटीमीटर से ऊपर निकल जाती है वर्षा। लेकिन कुछ ही इलाकों में, पूरा मेघालय नहीं ले सकते आप। ठीक है, लेकिन असम में ताबड़तोड़ बाढ़ भी आ जाती है, तो असम का काफी एरिया बाढ़ ग्रसित हो जाता है। बाढ़ के ग्रसित होने का कई कारण है, प्राकृतिक भी होता है और मानव निर्मित भी होता है। तो ये हो गया आपका एक मैप। इसको आप ये क्यों दिया मैंने, ताकि आपको ये रेडिश कलर और येलोइश कलर, ऑरेंज कलर आपको दिखे कहां कहां ज्यादा वर्षा हो रही है, कहां कहां नहीं हो रही है। ठीक है, जैसे ये वाला जो इलाका है, यहां पर लो टू मीडियम होती है, ये थोड़ा ज्यादा हल्का है येलोइश से। ठीक है, उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक, इसी में है आपका क्लाइमेट एंड वेदर में ही, बाढ़ और सूखाग्रस्त क्षेत्रों की पहचान। ये कैसे की जाती है, बहुत सिंपल है। एक छोटा सा पॉइंट है, आपने कभी सुना होगा बादल का फटना। तो बादल का फटना क्या होता है पता है आपको? बादल का फटना क्या है कि एक साथ बादल फट गया और पता चला एकदम बादल फटाओ हम दब गए उसके नीचे, ऐसा नहीं होता। बादल के फटने का मतलब है जब एक ही जगह पर, एक ही स्थान पर 1 घंटे के दौरान 10 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा हो जाती है, 10 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। तो 10 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा अगर एक ही स्थान पे हो जा रही पर आवर के दौरान, तो इसको बोलते हैं क्या, बादल फटना। और ये ताबड़तोड़ बाढ़ का कारण बन जाती है। ठीक है, ये एक नेचुरल डिजास्टर हो गया, ये एक नेचुरल डिजास्टर के रूप में आ गया कि एकदम से बादल फट गया। बादल फट गया मतलब 1 घंटे के दौरान इतनी ताबड़तोड़ वर्षा हो गई कि प्रति घंटे 10 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो जा रही है, तो वो क्या हो जाता है, बाढ़ आ जाती है। ठीक, तो बाढ़ का मतलब बादल फट गया है। ठीक है,
तो बाढ़ और सूखाग्रस्त क्षेत्र, बाढ़ का मतलब फ्लड, सूखाग्रस्त मतलब ड्रॉट के जो इलाके होते हैं, तो उनके बारे में अगर हम लोग को पढ़ना है तो मैं आपको मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले बता देता हूं, उसके बाद हम लोग अपने थ्योरी को भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं क्या, सबसे पहले हम देखते हैं बाढ़। तो बाढ़ है क्या? बाढ़ क्या है? किसी भी एक स्थान पर सामान्य में से 20% से ज्यादा वर्षा हो रही है। देखो आपका क्या है कि जैसे हम यूपी में रहते हैं तो हम ज्यादा बाढ़ के बारे में नहीं सोच पाते क्योंकि हमारे उतनी बाढ़ नहीं आती, वेस्टर्न साइड नहीं आती, ईस्टर्न साइड आ जाती है, जो बिहार से टच है वहां आ जाती है। लेकिन बिहार में कोसी है तो उन लोगों को बाढ़ झेलनी है, असम के लोगों को बाढ़ झेलनी, उनकी आदत पड़ गई है बाढ़ झेलने की। जैसे उड़ीसा है तो उड़ीसा में बाढ़ आनी ही आनी है, उड़ीसा में पानी बरसना है ताबड़तोड़, तो उनकी आदत पड़ी हुई है। हम जिस रीजन में जिस घेरे में रहते हैं हम वैसे ही रहना सीख जाते हैं, है ना। तो यही कारण है एक स्थान पर सामान्य से 20% अधिक वर्षा, सामान्य से जो वहां पर होती है, सामान्य से 20% अधिक वर्षा अगर हो रही है किसी भी स्थान पर, तो वो इलाका कैसा ग्रस्त बोला जाता है, उसको हम बोलते हैं बाढ़ग्रस्त। समझ में आया? तो बाढ़ग्रस्त इलाके का मतलब क्या हो गया? किसी भी स्थान पर सामान्य से 20% से अधिक, 20% से अधिक वर्षा अगर हो रही है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम बाढ़ग्रस्त इलाका बोल देते हैं। समझ में आया? उसके बाद अगर हम देखें जैसे कि इंडिया के बारे में मैं बताता हूं आपको, जैसे कि राजस्थान में देखा जाए, जैसलमेर राजस्थान का ऐसा इलाका है जहां पर 9 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, मतलब एक घंटे में नहीं, मतलब वहां टोटल वर्षा जो है, वार्षिक जो वर्षा है वो 9 सेंटीमीटर से कम होती है। तो ये सूखा क्षेत्र हो गया, शुष्क हो गया, एरिड जोन में आ गया। और वहीं हम अगर मसिनराम चले जाएं या चेरापूंजी चले जाएं या फिर हम मेघालय चले जाएं, मसिनराम, तो यहां पर एक वर्षा मौसम के दौरान 1140 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा हो रही है। बात समझ में आ रही है? तो भारत में ये जो विचलन है, मतलब जो टोटल जो वो है क्या बोलते हैं, रेन जो होने का सिस्टम है, कहीं बहुत ज्यादा हो रही है, कहीं बहुत कम हो रही है, समझे। तो यही विचलन बताता है कि अगर सामान्य से अधिक, जैसे यहां पर सामान्यतः जितनी वर्षा हो रही है उससे अगर 20% से ज्यादा वर्षा हो जा रही है तो वहां पर बाढ़ ग्रसित बोला जाता है। इंडिया में अगर देखा जाए तो इंडिया में अब जैसे मसिनराम के लोग, उनकी आदत पड़ी होगी क्या, बारिश होनी है, क्यों? अरे होती है, इतने सालों से हो रही है, उनके पुश्ते नहीं देखे आ रहे हैं, वो उनके पूर्वज भी उसी हिसाब से जी रहे थे, अब वो उसी हिसाब से जी रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, अब जैसे हमारे यूपी बिहार में ज्यादा बाढ़ आ जाती है या यूपी के ईस्टर्न साइड में ज्यादा बाढ़ आ जाती है, तो अब क्या हो रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जो हमारी जनरेशन आएंगी या कुछ 100-200 साल बाद जो जनरेशन आएंगी, शायद क्लाइमेट में परिवर्तन हो जाएगा। हो सकता है ऐसा ही हो कि मेघालय में क्षेत्र में जो बाढ़ के लिए फेमस है वहां पर आराम से लोग जीने लगे और हमारे इलाके में बाढ़ आने लगे। तो सिंपल सी बात है, मनुष्य एक ऐसा जीव है जो किसी भी तरीके से हिसाब से जीना सीख जाता है। तो हम फिर मेघालय वाला जो सिस्टम है, जीवन शैली है, वो हमारे आ जाएगी, हमारी जो जीवन शैली है वो वहां चली जाएगी। सिंपल सा बात है, ठीक है। और जैसे भूटान के लोग हैं तो भूटान के लोग घोड़ा और तांगा चलाते हैं, तो उनकी वही जीवन शैली है। हमारे यहाँ ये जीवन शैली, हमारे यहाँ घोड़ा तांगे कोई यूज नहीं करे। घोड़े पे अगर बैठ के किसी दिन हम पता चला कोचिंग चले जाए पढ़ाने, तो जो स्टूडेंट देखेगा हाँ तो जानते तो घोड़े पे घूम रहे हैं, है ना, पता चला गाना आने लगे घोड़ी लेके मैं आवागा, है ना। तो वही चीजें, तो सामान्य से 20% अधिक वर्षा का जो क्षेत्र होता है उसको हम बाढ़ बोलते हैं। जैसे इंडिया में वर्षा में विचलन पाया जाता है, वर्षा में विचलन बहुत है। विचलन का मतलब कहीं बहुत ज्यादा है, कहीं बहुत कम है, समझ में आया। उसके बाद अगर इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में सबसे ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में एक आपका असम आता है, फिर हमारा बिहार आता है, फिर हमारा वेस्ट बंगाल आता है, वेस्ट बंगाल के बाद उड़ीसा आता है। ये इंडिया में सबसे ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्र हैं। और अगर देखा जाए तो वर्षा वाले क्षेत्रों में क्या आएगा, इधर महाराष्ट्र पश्चिम में हो जाता है, ठीक है, महाराष्ट्र का पश्चिमी तट हो जाता है। उसके बाद अगर वर्षा में देखा जाए तो बिहार हो गया, बिहार के बाद यूपी, ईस्टर्न यूपी को ले लीजिए, पूरा यूपी तो हम नहीं लेंगे, ईस्टर्न यूपी, ये अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, समझ में आया। तो ये हो गया हमारा वर्षा, जो जहां पर मेन बाढ़ का जो
ग्रसन हो जाता है या बाढ़ का जो ज्यादा इफेक्ट रहता है। क्यों ऐसा रहता है उसके पीछे भी एक कारण है। जैसे बिहार है तो बिहार से हिमालयी नदियां नेपाल से निकलती हैं। जैसे कोसी है तो कोसी 7 खंडों से निकली है तो इतना ज्यादा पानी आता है कि बिहार में बाढ़ आ जाती है। तो उसके भी अपने अपने कारण हैं। जैसे कि बिहार है तो बिहार हिमालयी पानी से ज्यादा भर जाता है। असम है बाढ़ से ज्यादा भरता है, मतलब वर्षा जल से भर जाता है। पश्चिम बंगाल है वर्षा से भरता है। उड़ीसा है वर्षा से भर जाता है। ईस्टर्न यूपी भी वर्षा से आता है, महाराष्ट्र भी वर्षा से आता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये सभी राज्य अगर इनके बारे में बात करें तो मुख्य रूप से अधिक वर्षा ही क्या बनती है, कारण बनती है। अधिक वर्षा ही क्या बनती है, कारण बनती है। समझ में आया। लेकिन केवल बाढ़ का अधिक वर्षा ही कारण नहीं है, हम लोग भी कारण हैं जिसकी वजह से बाढ़ वगैरह आती है। जैसे इतने सारे बांध बनाए जाते हैं तो बांध बनाए जा रहे थे, हिमाचल में बहुत सारे बांध बने हुए हैं। तो सामान्यतः जब बांध बन जाते हैं तो वहां पर जहां पानी पहले आता था अब वहां उतना पानी नहीं आ रहा, तो वहां कुछ ना कुछ काम होने लगता है। और बांध कभी कभी इतना ज्यादा खुल जाता है कि वो इलाका पता चला फिर वो एक लेवल से ज्यादा बढ़ने लगता है। तो ये तो मानव की गलती हुई ना। बादल फटना प्राकृतिक है, बांध बनाना मानव का है। अब जैसे नदियों में जो बेसिन होते हैं, दोआब होते हैं, तो जो बेसिन होते हैं, बेसिन में पानी, नदियों का एक्स्ट्रा पानी इकट्ठा रहता है ताकि बाढ़ ना आए, है ना। जैसे अब्दुल कलाम जी ने बोला था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने शासन के दौरान जब वो राष्ट्रपति थे तो उन्होंने बोला था कि नदियों के किनारे एक ऐसी श्रृंखलाएं बनाई जाएं जिन नदियों में बाढ़ आने की डर रहता है। नदियों के किनारे एक ऐसा मतलब पूरा एक रेंज बनाई जाए जो कुआं टाइप की प्रणाली हो, ताकि जितना एक्स्ट्रा पानी हो उनमें टैंकर्स में भर जाए और वो टैंकर्स में भरे वो बाद में यूज हो अदर स्टेट्स के लिए। नदी जोड़ो परियोजना के बारे में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत बोला, रिवर ग्रिड प्रोजेक्ट, कि नदियों में जब ज्यादा पानी हो रहा है तो नदियों को आपस में जोड़ दो। तो उससे क्या होगा, साउथ इंडिया की नदियों में पानी नहीं है, उनको नॉर्थ इंडिया की नदियों का पानी मिल जाएगा। तो इससे 2 फायदे होंगे, साउथ इंडिया में पानी आ जाएगा और नॉर्थ इंडिया में जो बाढ़ है उससे हम बच जाएंगे। लेकिन वो प्रोग्राम ही रह गए और वो माइंड में थे, उनके साथ ही चले गए, कुछ हो नहीं पाया। अब्दुल कलाम जी के समय में तो थोड़ा बहुत हुआ और रिवर ग्रिड प्रोजेक्ट के बारे में भी भारत सरकार ने सोचा, लेकिन कुछ खास कर नहीं पाए लोग। ठीक है, तो बाढ़ क्या है, बाढ़ के बारे में मैंने आपको बता दिया। वर्षा में भारत में क्या होता है, विचलन है, मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग वर्षा होती है। असम, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, ईस्टर्न यूपी अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। मुख्य रूप से वर्षा ही क्या बनती है, कारण बनती है, किसका, बाढ़ का। समझ में आया। आइए हम अपना पॉइंट पढ़ लेते हैं एक बार। भारत में वर्षा का प्रादेशिक व मौसमी वितरण अत्यधिक विषम है, यानी कि वही जो मैंने अभी आपको बताया, अलग अलग क्लाइमेट, अलग अलग मौसम और अलग अलग प्रकार के क्षेत्र में अलग अलग तरीके से वर्षा। एक और जैसलमेर में देखा जाए तो 9 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, वहीं मौसम में देखा जाए तो 11 से 40 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो इस प्रकार भारत में क्या है, जून से सितंबर जो मेन वर्षा का समय है, जून में बारिश शुरू होती है और सितंबर तक बारिश होती रहती है लगभग, तो 4 आर्द्रतम महीने यानी जो ह्यूमिड जो मंथ्स है, जो बाढ़ और सूखाग्रस्त क्षेत्रों की पहचान के लिए निश्चित और अनिश्चित वर्षा क्षेत्रों को जानने के अलावा वर्षा की विचलनशीलता भी जानना जरूरी है। ये जाने बिना हम बाढ़ और सूखाग्रस्त नहीं जान पाएंगे। जैसे जैसलमेर वर्षा का स्तर बहुत कम है तो वो सूखाग्रस्त है। राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान वर्षा का स्तर बहुत कम है तो वो सूखाग्रस्त है। कहीं वर्षा का स्तर बहुत ज्यादा है तो वो बाढ़ग्रस्त हो गया। सामान्यतः अनिश्चित व कम वर्षा के क्षेत्रों में विचलनशीलता अधिक है और ये क्षेत्र सूखाग्रस्त क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। मैंने जैसा आपको बताया राजस्थान का जो इलाका है वो ऐसा ही है। समझ में आया कि नहीं। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका बाढ़ और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में। फिर मैं आपको सबसे पहले बताता हूं बाढ़ के बारे में। तो हम पहले पॉइंट पढ़ लेते हैं अपना बाढ़ का। तो ये हो गया आपका बाढ़, और अब बाढ़ के बारे में कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। जैसे कि बाढ़ के कारण, जैसे भी मैं बोल रहा था, प्राकृतिक भी है और कैसे भी है, मानवीय भी है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं और मानवीय कारण भी हो सकते हैं। ये जितने पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं ये सारे पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको फिल्टर कर रहा है उसमें से फिल्टर करके मैंने आपको सब कुछ बता रहा हूं मैं। तो प्राकृतिक कारणों में देखा जाए तो प्राकृतिक कारणों में आ जाता है क्या, बादल का फटना। बादल फटना, बादल फटना क्या है मैंने भी आपको बताया। बादल फटने का मतलब ये नहीं होता कि एकदम से बादल फट गया और बाग हम लोग मर गए, ऐसा कुछ नहीं होता। बादल फटने का मतलब है
प्रति घंटे के हिसाब से यानी पर आवर के हिसाब से अगर 10 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा कहीं हो रही है तो समझ लीजिए वहां पर क्या हो रहा है, वहां बाढ़, वहां बादल फटा है, ठीक है। और वहां पानी की स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है, जिसमें जनरली रोडों में, घरों में दरारें भी आ जाती है, घर वगैरह टूट भी जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बादल फटना। बादल फटने के साथ साथ कारण और भी हो सकता है, जैसे हिमालयी क्षेत्र की नदियां या हिमालयी क्षेत्र की रिवर्स। ऑब्वियसली मैंने जैसा अभी आपको बताया, कोसी है या फिर मान लीजिए कोसी नेपाल से निकलती है जो कि बिहार में बाढ़ का कारण बन जाती है। जैसे कि दामोदर है तो बंगाल में बाढ़ का कारण बनती है, और दामोदर निकलती है झारखंड के छोटा नागपुर की पहाड़ियों से, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हिमालयी क्षेत्र में से निकलने वाली क्या नदियां या फिर बादलों का फटना, ये सब कैसे कारणों में आता है, ये सब प्राकृतिक कारणों में आता है, ठीक। अब अगर मानवीय कारण देखे जाए तो बहुत सारे हो सकते हैं। मानवीय कारण में आता है आपका बांध, जो हम लोग बनाते हैं। अब जहां बांध बन गए हैं, जहां डैम बन गए हैं, तो आगे का जो लोकेलिटी है ना, वो भी उस हिसाब में आ जाती है कि वहां पानी कम आ रहा है, बांध इतने में छोड़ा जाएगा, पानी इतना आएगा, तो उस लैंड का यूज होने लगता है। कभी कभी बांध एकदम से छोड़ दिए जाते हैं, जिससे कि जैसे इंडिया के साथ बहुत ऐसा होता है। इंडिया झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इंडिया इन नदियों में बांध बहुत बनाता है और बांध एकदम से छोड़ देता है। तो एकदम से जब भारत बांध छोड़ता है तो पाकिस्तान के सिंध के इलाके में ताबड़तोड़ पानी है, और कहीं ना कहीं एक तरीके से भारत परेशान करता है इसको, पाकिस्तान को। ऐसा भी होता है, हम भी मौज लेते हैं पाकिस्तान की, लेकिन हम इतने प्यार से लेते हैं कि कोई हमें कुछ कह भी नहीं सकता। क्यों? अगर कोई कहेगा भी तो हम कह देंगे अरे भैया नदी थी, पानी ज्यादा हो गया, हमने बांध खोल दिया, अब पाकिस्तान जाने, पाकिस्तान का काम जाने। तो ये भी हो जाता है। तो बांधों को खोल देना से, बांधों को खोलने से क्या होता है कि नुकसान बहुत तेजी से पैदा होते हैं, ठीक है। जनरली बेसिन्स के जो इलाके होते हैं, बेसिन जो हिंदी में बोला जाता है दोआब, दोआब नदियों के किनारे बने हुए हैं या नदियों के क्षेत्र में बने हुए हैं। दोआब में बहुत सारा पानी इकट्ठा होता रहता है, लेकिन होगा क्या कि जब ये दोआब क्षेत्र में नगरीकरण होने लगता है या अर्बनाइजेशन होने लगता है, तो अर्बनाइजेशन में क्या होगा कि अर्बनाइजेशन की वजह से ये बेसिन भर जाते हैं, और बेसिन भर जाते हैं तो भारत के वो राज्य जो निचले स्तर पे हैं वहां पानी का लेवल बढ़ने लगता है। उसके बाद और भी आता है निकासी। कई ऐसे भारत के शहर है, जैसे कभी आपने देखा होगा हरिद्वार में पानी की निकासी बहुत अच्छी है। यही कारण है हरिद्वार गंगा से बचा हुआ, वरना गंगा एक झटके में उड़ा देगी इसको, हरिद्वार को। लेकिन बात क्या है, वहां गंगा की निकासी इतनी अच्छी करके रखी है जिसकी वजह से ऐसा नहीं होता। जनरली हमारे देश में शहरों के किनारे से नदियां क्यों निकली हैं, क्यों निकाली गई हैं जानबूझ के? शहर नदियों किनारे बसे हैं, कोई भी नदी शहर के अंदर से नहीं निकल रही है ना, वरना वो अगर क्षेत्रफल बढ़ाएगी तो ऑब्वियसली बाढ़ आएगी। तो किनारे हो जाता है और वो इलाका इतना उठा दिया जाएगा जिससे कि नदी का पानी किसमें ना आए, शहर में ना आए। तो निकासी भी कारण बनती है। निकासी अगर अच्छी नहीं है तो भी बाढ़ आ जाती है। तो ये भी हो गया। प्राकृतिक कारणों में बादल का फटना भी हो गया, हिमालयी क्षेत्र में रिवर्स भी हो गई, और एक और हो जाता है नेचुरल डिजास्टर में आएगा चक्रवात यानी साइक्लोन्स। ये भी हो जाता है। कभी कभी साइक्लोन्स एकदम से आ जाते हैं, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अब बढ़ा के तमिलनाडु तक बाढ़ आ गई। तो प्राकृतिक कारण भी और कैसे कारण भी है, मानवीय कारण है। किसके? बाढ़ के। समझ में आया? तो ये हो गया आपका, आप इसको चाहे तो रिवीजन कर सकते हैं। और अब जरा हम इधर पढ़ लेते हैं। जब नदियां जलधाराएं तटबंधों को पार करके अपने जल को आसपास के क्षेत्रों में फैला दे तो बाढ़ की घटनाएं होती हैं, है ना। ये वही कहना चाह रहे हैं जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। उसके बाद इसका मुख्य कारण नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा का होना। ऑब्वियसली गंगा, कभी भी गंगा में पानी बढ़ रहा है तो यमुना में छोड़ दिया, यमुना का पानी बढ़ रहा है तो गंडक में छोड़ दिया। ऐसे करके क्या होता है कि गंडक में कह रहे हैं, बेतवा में छोड़ दिया, बेतवा का पानी पता चला विंध्याचल क्षेत्र में छोड़ दिया, तो छोटी छोटी नदियों में पानी छोड़ रहे हैं, बचा रहे हैं अपने आप को बाढ़ से। चक्रवाती तूफानों से भी अचानक अत्यधिक वर्षा से तटीय भागों में बाढ़ की स्थिति होती है, जैसे मैंने अभी ये आपको पॉइंट बताया था। बादल के अचानक फट जाने से राजस्थान जैसे शुष्क क्षेत्रों में भी कभी कभी बाढ़ की स्थिति देखने में आती है ना। तो बादल का फटना मैंने आपको बता दिया। प्रति घंटे के हिसाब से अगर 10 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा हो रही है तो समझ लीजिए कि बादल फटा है, ठीक है। यद्यपि बाढ़ के लिए मानसून की प्रकृति ही मुख्यतः जिम्मेदार होती है, परंतु नदी बेसिनों में अत्यधिक अवसादीकरण, नदियों का मार्ग बदलना, मानवीय बसाव मतलब अर्बनाइजेशन, जो मैंने आपको बताया, के कारण नदियों के जल चैनल यानी कि रिवर चैनल जो होते हैं संकरा होना, या नदियों का रिवर
जो उनका विड्थ है वो कम कर देंगे तो पानी ऑब्वियसली ऊपर को उठ जाएगा। ठीक, ढालों पर वनों की अंधाधुंध कटाई, ऑब्वियसली ये तो मेन कारण है, वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है तो उससे सॉइल इरोजन का भी इफेक्ट हो रहा है। विकास कार्यक्रमों में ढाल का ध्यान ना रखना, जब कभी भी विकास कार्य हो रहे हैं, कहीं भी डेवलपमेंट हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो वहां पर स्लोप का ध्यान नहीं दे रहे हैं, शहर नीचे रह गया, नदी ऊपर रह गई, वो सारा पानी बढ़ा के आ गया, समझे। ऐसा हमारे कानपुर शहर में बहुत होता है कि जनरली हमने कानपुर में कई बार देखा कि अच्छा खासा उस शहर का वो भाग बसा हुआ है, नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो अच्छे खासे डेवलप है, रोडें बड़ी अच्छी बनाएंगी, लेकिन जो बिल्डर्स है उन्होंने ये नहीं ध्यान दिया, वहां पर जो ठेकेदार थे उन्होंने ये नहीं ध्यान दिया, रोड तो इतनी अच्छी बना रहे हो, स्लोप नीचे को जा रहा है, बारिश होती है सारा पानी घरों के अंदर घुस जाता है, तो ये भी होता है। ध्यान न रखा जाना आदि भी बाढ़ के उत्तरदायी कारक हो सकते हैं। समझ में आया? तो ये हो गया आपका बाढ़ का पॉइंट, मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो कभी कभी भारत सरकार कभी कभी क्या करती है, भारत सरकार ने कई बार बाढ़ से बचने के क्या किए हैं, उपाय भी किए हैं। तो बाढ़ से बचने के जो उपाय किए जाते हैं उनमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2005 में एक एनडीएमए बना था, ध्यान रखिएगा, एनडीएमए बना था। ये एनडीएमए क्या है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। तो प्राकृतिक जो मैनेजमेंट एक्ट, जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं उनसे बचने के 2005 में भारत सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने 2005 में एनडीएमए बनाया था। फिर इसके बाद एनडीआरएफ बना, एक फोर्स बनाई गई, एक एनडीआरएफ भी बनी। एनडीआरएफ क्या है? एनडीआरएफ है नेशनल डेवलपमेंट, वो नेशनल डिजास्टर रिकवरिंग फोर्स। तो नेशनल डिजास्टर रिकवरिंग जो फोर्स बनाई गई थी, ये इसकी 10 बटालियनें बनाई जाती हैं। इसकी टोटल एनडीआरएफ की टोटल 10 बटालियंस हैं। 10 बटालियंस में आपको मैं बता दूं, एक बटालियन में लगभग 1000 जवान है, मतलब कि लगभग 10,000 जवानों की एक फोर्स बनाई गई है जिसको बोलते हैं एनडीआरएफ। तो एनडीआरएफ बिल्कुल रैपिड एक्शन फोर्स की तरह काम करती है। तो नेशनल डिजास्टर रिकवरिंग जो फोर्स है वो 10 बटालियन में नियुक्त की गई थी। समझ में आया? इसके अलावा भारत सरकार ने और भी उपाय किए हैं, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी उपाय हो रखा है। आर्टिकल 267 जो बनाया गया था, आर्टिकल 267 में कंटिजेंसी फंड भी बनाया गया है। कंटिजेंसी फंड क्या है? इसको आकस्मिक निधि कहते हैं। भारत सरकार द्वारा आर्टिकल नंबर 267 में, संविधान के तहत 267वें आर्टिकल में एक आकस्मिक निधि बनाई गई है, जिस निधि के तहत क्या करते हैं कि कभी भी प्राकृतिक या मानवीय आपदाएं जो हो रही हैं, उन आपदाओं से बचने के लिए इसमें से खर्चा होता है। इसकी सारी चाबी प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। ठीक है, तो ऐसे ही एक और भारत सरकार ने बनाया था नेशनल कैलामिटी कंटिजेंसी, जो एनसीसी बोला जाता है। नेशनल कैलामिटी कंटिजेंसी वही एक प्रकार का फंड है, आपदाओं से बचने के लिए, किसी भी आकस्मिक आपदा से बचने के लिए इस प्रकार के उपाय भारत सरकार करती है। तो ध्यान रखिएगा, एनडीआरएफ इंपॉर्टेंट है, एनडीएमए इंपॉर्टेंट है, 2005 इंपॉर्टेंट है, और ये सारे भारत सरकार द्वारा किए गए उपाय इंपॉर्टेंट है। हम इसको भी पढ़ लेते हैं एक बार। भारत सरकार के जल संसाधन विभाग के अनुसार बाढ़ के द्वारा होने वाले हानि का 60% नदियों से आने वाले पानी, ऑब्वियसली नदियों से आने वाली वही नदियां हैं जो हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं, और 40% अधिक वर्षा एवं चक्रवातों से होता है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग जो बनाया गया था ने देश के 40 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र बताया है। जो मैंने अभी आपको इधर मैप दिखाया था, वो जो मैप था वो यही शो कर रहा था। 40% एरिया जो है, 40 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र का जो भारत का इलाका है वो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र से ग्रसित है। बाढ़ संरक्षण उपायों के बावजूद हर वर्ष 7.7 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होता रहता है। ये हर साल का है, क्योंकि धीरे धीरे क्लाइमेट परिवर्तन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग से जो नुकसान हो रहा है वो यही शो कर रहा है, जिसमें कुल बोए गए क्षेत्र का 3.5 मिलियन हेक्टेयर भूमि शामिल है। इसी से फसलें फिर क्या होती है, बर्बाद होती है। कि जैसे गर्मी में बारिश होनी थी, सूखा पड़ गया,
तो धान की फसल नहीं हुई। सर्दी में बारिश नहीं होनी थी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इतने ज्यादा हो गए, पश्चिमी विक्षोभ इतने ज्यादा बुरी तरीके से आ गया कि उत्तर में हद से ज्यादा वर्षा हो गई। तो गेहूं की फसल हो या सरसों की, इतना ध्यान रखिएगा, एक हद तक पानी मिलेगा तो उसे बहुत फायदा है, लेकिन एक हद से ज्यादा मिलेगा तो उसे बहुत ज्यादा नुकसान है। सरसों अगर एक बार गिरा तो फिर सरसों बटोरा नहीं जा सकता। ठीक, तो जब बाढ़ अपने चरम पर होती है उस वर्ष अधिकतम 10 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र तक प्रभावित होते हैं। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये भारत सरकार के पॉइंट्स हैं जो 2017 के हिसाब से बनाए गए थे, और बाकी मैंने आपको ये मेन उपाय बताए, जो मेन उपाय इनके अलावा अभी तक नहीं किए गए थे। एनडीएमए इंपॉर्टेंट है, एनडीएमए को ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं, अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर। बाढ़ के साथ साथ अभी क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था सूखा। अब आते हैं हम किस कंडीशन पर, ड्रॉट की कंडीशन पर। तो ड्रॉट की कंडीशन क्या होती है, ध्यान रखिएगा। जैसे हमने बाढ़ के बारे में पढ़ा वैसे हम ड्रॉट के बारे में पढ़ेंगे। बाढ़ के बारे में क्या पॉइंट था, किसी भी क्षेत्र में सामान्य से 20% से अधिक वर्षा हो रही है तो वो बाढ़ है। किसी भी क्षेत्र में सामान्य से 20% कम वर्षा हो रही है या 20% से कम वर्षा हो रही है तो वो क्या हो गया, वो सूखा क्षेत्र हो गया। तो हम सूखा क्षेत्र के बारे में पढ़ लेते हैं। बाकी तो मैंने आपको पॉइंट बता ही दिए, और जितने पॉइंट मैं लिख रहा हूं वो सारे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो इनमें से फिल्टर किए हुए हैं मैंने। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, हाँ चलिए, सूखा। तो सूखा क्षेत्र होता क्या है, ठीक, सूखा एक सूखा है और एक सूपनखा है ना, सूखा क्षेत्र। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, ड्रॉट की कंडीशन कहां आती है, सामान्य से, देश भर के ऐसे क्षेत्र जहां सामान्य से 20% से अधिक वर्षा, नॉर्मल एक पॉइंट है, 20% से अधिक वर्षा अगर हो रही है तो वहां पर सूखा क्षेत्र। ये सामान्य उस क्षेत्र के बारे में जहां नॉर्मली अमूमन जैसे वर्षा होती है उसके बारे में बताना, ठीक है। इसके बाद देखा जाए तो हमारे यहां जो सूखा क्षेत्र है, सूखे क्षेत्र को 1, 2, 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला होता है मौसमी सूखा। मौसमी सूखा, मौसमी सूखा क्या होता है, जहां पर 75 सेंटीमीटर से, देश भर के वो क्षेत्र जहां 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वो मौसमी सूखे होता है। तो यहां मौसमी सूखे का मतलब मौसम ही वैसा नहीं हो रहा है, एकदम से मौसम चेंज हो गया जैसे हमारे यूपी में हो रहा है कि गर्मी के मौसम में जब बारिश आनी चाहिए तो बारिश ही नहीं आ रही है। तो पहला हो गया मौसमी सूखा क्षेत्र, जिसको यहां पर भी लिखा हुआ मौसमी विज्ञानी। किसी बड़े क्षेत्र में अपेक्षा से 75% से कम वर्षा प्राप्त होने पर ऐसी स्थिति होती है, समझ में आया। तो ये हाँ, यहां 75% होगा तो 75% से कम वर्षा हो रही है, ठीक। उसके बाद आता है आपका जलीय सूखा। जलीय सूखा क्या है, जलीय सूखा है मौसमी सूखे से ही रिलेटेड, जहां पर मौसमी सूखा पड़ रहा है, लंबे समय तक मौसमी सूखा पड़ता गया, वहां पर जो नदियां हैं, जो रिवर्स हैं, वो सूख गई, और रिवर्स के सूखने की वजह से क्या हुआ, रिवर्स समाप्त हो गई या सूख गई। तो इनकी वजह से कैसा सूखा आ गया, जलीय सूखा। मैं आपको बता दे रहा हूं, राजस्थान में एक है लूनी, एक है घग्गर, कभी नाम सुना होगा, लूनी, घग्गर, महाराष्ट्र के क्षेत्र से माही, इवन साबरमती में भी उतना पानी नहीं है, ठीक है। तो राजस्थान में जो पश्चिमी क्षेत्र था राजस्थान का, जो थार डेजर्ट वाला इलाका है, उस इलाके की ओर प्राचीनतम काल में लूनी, घग्गर नाम की नदियां निकलती थी, लेकिन अब वो सूख गई। क्यों हुआ, मौसमी परिवर्तन हुआ, लंबे समय तक, हजारों वर्षों तक ऐसा होता रहा, तो वहां पर नदियों का उद्गम ही क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ये जलीय सूखा हो गया। और इसके बाद फिर आपका आता है तीसरा, जिसको ये लोग बोलते हैं कृषिगत सूखा। कृषिगत सूखा समझते हो, एग्रीकल्चरल जो ड्रॉट है। कृषिगत सूखा क्या है, मैं आपको बता दूं, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे यूपी में गेहूं होता है, या मान लीजिए बंगाल में, उड़ीसा में धान होता है। अब वहां पर धान को पानी की जरूरत है, लेकिन धान के हिसाब से वहां पानी नहीं हो, अगर नहीं हो रहा है या वहां पर इतना पानी नहीं है कि वहां धान लग सके, तो वहां कैसा सूखा पड़ गया, वहां पर कृषिगत सूखा पड़ गया। बात समझ में आ गई। यानी कि देश भर के ऐसे लैंड सरफेस जहां पर वहां की नेचुरल क्रॉप्स के तहत वहां वर्षा नहीं है या वहां पानी नहीं है, तो वो क्या हो गया, वो आपका कृषिगत सूखा हो गया। तो सूखा 3 पार्ट में लाया गया है, पहला मौसमी सूखा, दूसरा जलीय सूखा, तीसरा कृषिगत। मौसमी में सामान्य से 75% से कम वर्षा हो रही है,
जलीय सूखा जहां पर रिवर्स सूख जा रही है, और कृषिगत सूखा जहां पर क्रॉप्स के हिसाब से वर्षा नहीं हो रही, तो वो क्या हो गया, कृषिगत सूखा हो गया। तो यही हो गया। यह एक असामान्य और लंबा शुष्क मौसम है जो किसी क्षेत्र विशेष में क्या होता है, किसी क्षेत्र विशेष में जलीय संतुलन पैदा करता है। ऑब्वियसली जब जलीय संतुलन होगा तभी वहां पर सूखा पड़ने की कंडीशन आएगी। सूखा के लिए मानसून की अनिश्चित प्रकृति के अलावा कृषि का अवैज्ञानिक प्रबंधन भी उत्तरदायी कारक हो सकता है। सूखे को 3 पार्ट में तोड़ा गया है। पहला मौसमी, जो मैंने आपको बता दिया, जलीय मैंने आपको बता दिया। पढ़ भी लीजिए। मौसम विज्ञानी सूखा की अवधि के काफी लंबा होने पर, यानी इसके काफी लंबा होने पर ये वाला सूखा पड़ता है। ऐसे सूखे के समय नदियां, तालाब, झील जैसे जल क्षेत्र क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। समझ में आया। फिर आपका आता है कृषिगत सूखा। कृषिगत सूखा क्या है, आप पढ़िए जरा। यह फसल के लिए अपेक्षित वर्षा से काफी कम वर्षा होने का परिणाम है। जैसा मैंने आपको बताया कि फसल को जो पानी चाहिए उस हिसाब से वहां पे पानी नहीं हो रहा, होता था लेकिन अब नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस अवस्था में मिट्टी की नमी फसल विकास के लिए अपर्याप्त हो जाती है। सिंचाई आयोग ने वर्षा की मात्रा व उसकी विचलनशीलता के आधार पर सूखा प्रभावित क्षेत्रों को 2 भागों में तोड़ा है। जो 2 भागों में तोड़ा गया है, ध्यान रखिएगा। जो ड्राई लैंड्स जो बनाए गए हैं, वो ड्राई लैंड्स कैसे बनाए गए आपको मैं बता दूं। जो सूखे के जो क्षेत्र हैं, इस आधार पर जो बनाए गए हैं, कृषिगत सूखे के आधार पर, कि कृषिगत सूखे के आधार पर उसकी विचलनशीलता को 2 पार्ट में तोड़ा जाता है। वहां पर पहला सूखा है जिसको बोलते हैं ये लोग मानसूनी, और एक होता है मरुस्थलीय। मरुस्थलीय, ठीक। 2 प्रकार के सूखे क्षेत्र हो गए कृषिगत में। ऐसा नहीं है कि मरुस्थलीय क्षेत्र में कहीं फसल नहीं होगी या वहां पर उस प्रकार की फसल नहीं होती। ध्यान रखिएगा, मानसूनी सूखा वो है जहां पर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो रही है, वो मौसमी सूखा है। क्योंकि वहां बारिश होती थी लेकिन अब बारिश नहीं हो रही है, तो अब बारिश नहीं हो रही तो मानसूनी सूखे में आ गया। कृषिगत एक ये हो गया। मानसून के परिवर्तन की वजह से क्या हो रहा है, वहां पर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो रही है, तो वो क्षेत्र क्या पड़ता जा रहा है, सूखता जा रहा है। अपेक्षा की जाती है मानसून आएगा लेकिन मानसून नहीं आ रहा। एक हो गया मरुस्थलीय सूखा। मरुस्थलीय सूखा वो क्षेत्र है जहां 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी तो वो कैसा इलाका हो गया, वो मरुस्थलीय सूखा पड़ गया। समझ में आया। तो यानी कि कृषिगत सूखा जो है, कृषिगत सूखे को वर्षा की मात्रा व उसकी विचलनशीलता के आधार पर सूखा प्रभावित क्षेत्र को 2 भाग में इन्होंने तोड़ा है। तो कृषिगत सूखे के कितने पार्ट हो गए, 2। पहला मानसूनी, जहां पर मानसून आता है, जहां पर बारिश होती है। दूसरा मरुस्थलीय, जहां पर बारिश नहीं होती है लेकिन वहां पर भी बारिश का लेवल हद से ज्यादा कम हो रहा है। समझ में आया। तो ये हो गया आपका क्या, कृषिगत सूखे को कितने पार्ट में तोड़ा गया, कृषिगत सूखे को 2 पार्ट में तोड़ा गया। समझ में आया। ध्यान रखिएगा, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे इंडिया के लगभग 165 जिले हैं जिनमें गुजरात नंबर 1 आ रहा है। गुजरात के कुछ जिले नंबर 1 है। देश के 165 जिले हैं जो सूखा प्रभावित क्षेत्र में आते हैं, सूखा क्षेत्र में आते हैं। समझ में आया। जिनमें गुजरात के, राजस्थान के बहुत सारे जिले शामिल है। गुजरात के कौन से होंगे आपको पता होगा। ये गुजरात है, तो गुजरात का ऊपर का पार्ट और ये नीचे का पार्ट, तो ये ऐसे है। तो ऊपर का पार्ट है कच्छ, नीचे का पार्ट है खंबात। खंबात भी ऐसा कोई सूखा खास नहीं है, लेकिन कच्छ के इलाके में सूखा है जो कि राजस्थान से जुड़ा हुआ है। समझ में आया। तो ये हो गया आपका कृषिगत सूखा। इतना समझ में आया कि नहीं। तो ये आपको मैंने आपको सारे बता दिए। क्या पॉइंट बताया, सूखा मैंने आपको बता दिया। सूखे के साथ मैंने आपको क्या बताया, सूखे के प्रकार जो होते हैं, मौसमी विज्ञानी सूखा, जलीय सूखा। मौसमी विज्ञानी जहां मौसम परिवर्तन हो रहे हैं, अपेक्षाकृत 75% वर्षा कम हो रही है। जलीय सूखा जहां नदियां सूख रही हैं। कृषिगत सूखा जहां पर कृषि के हिसाब से पानी नहीं बरस रहा। सूखा क्षेत्र कैसे होते हैं, वो जनरली जहां 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वो सूखे हो जाते हैं। और इनको कितने पार्ट में तोड़ा गया है, इनको 2 पार्टों में तोड़ा गया। जैसे अभी मैंने आपको बताया, क्या, एक हो गया आपका मानसूनी और एक हो गया मरुस्थलीय। ठीक। तो ये जो सूखा क्षेत्र है जो मरुस्थलीय में बोला जाता है, ये वैसे क्षेत्र हैं जहां 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ये वाले हैं। वर्षा की विचलनशीलता 25% से अधिक रहती है। इन क्षेत्रों के अंतर्गत पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, देखिए मैंने अभी आपको बोला कच्छ का इलाका आएगा। यहां मरुस्थलीय रोकने और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम जो लाया गया था, ये ध्यान रखिएगा, DDP, ये भी मैं बता रहा हूं आपको,
डीडीपी जो था ये 1977 में आया था, ठीक है। 1977 में इंदिरा गांधी जी की शासन के शुरुआत के दौरान ही ये सिस्टम लाया गया था, लेकिन बाद में इस सिस्टम पर उतना ध्यान नहीं दिया गया, वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। खैर, जो कृषिगत सूखा है वो 2 पार्ट में है। कृषिगत सूखा 2 पार्ट में, पहला मानसूनी और दूसरा मरुस्थलीय, ठीक। तो ये वाला सूखा क्षेत्र हो गया आपका मरुस्थलीय, दूसरा हो गया आपका मानसूनी सूखा क्षेत्र। ये वैसे क्षेत्र है जहां सामान्य वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम एवं वर्षा की विचलनशीलता जो है वो 25% है। इसके अंतर्गत आपका गुजरात का इलाका, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। देखिए, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का यहां नहीं लिखा है, लेकिन मैं बता दूं आपको, ये पूर्वी राजस्थान की बात कर रहे हैं, जहां पर अरावली के उधर जो बारिश होती है। तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, आंतरिक कर्नाटका, रायलसीमा, ये रायलसीमा के बारे में बता रहे हैं, दक्षिणी तेलंगाना, तमिलनाडु के कुछ भाग है, बिहार के चंपारण का जिला, ये वो क्षेत्र है जहां पर मानसून की वर्षा होती है। अब यहां पर अगर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो रही है तो सिंपल सी बात है, वो अपेक्षा की जाती है कि वहां बारिश हो, वहां बारिश नहीं हो रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, झारखंड में पलामू, पश्चिमी बंगाल में पुरुलिया और उड़ीसा में कालाहांडी जिले के जो क्षेत्र हैं, ये सब कैसे वर्षा क्षेत्र में आते हैं? सूखाग्रस्त, मतलब सूखा क्षेत्र नहीं है, सूखाग्रस्त है, मतलब वो ग्रसित हो गया। क्यों? क्योंकि वहां परिवर्तन हो रहा है। कैसा परिवर्तन? मानसूनी सूखा पड़ रहा है। समझ में आया? तो सूखा कितने प्रकार के हो गए? सूखा जो कृषिगत सूखा है वो कितने प्रकार के हो गए? वो 2 प्रकार के हो गए। समझ में आया कि नहीं? तो चलिए, बाकी कारण क्या है? कारण, अगर आपको कारण देखने हैं तो मैं आपको कारण बता देता हूं। जैसे कि सूखे के जो नॉर्मल जो कारण है, पहला आ रहा है डिफॉरेस्टाइजेशन। डिफॉरेस्टाइजेशन मतलब वनों का जो कटना हो रहा है, यानी कि जो वन कट रहे हैं उससे सॉइल इरोजन की वजह से, सॉइल इरोजन भी कारण बन रहा है, और वर्षा कहीं बहुत ज्यादा हो रही है, कहीं हो ही नहीं रही है, तो डिफॉरेस्टाइजेशन हो गया। कम वर्षा इसका और इसके मेन कारण में आ गया। इसके और कारणों में अगर देखा जाए तो इसके कारणों में आ जाएगा मरुस्थलीय विकास। मरुस्थलीय विकास ये क्यों हो रहा है? जैसे मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ये इंडिया है, ये राजस्थान है, राजस्थान के इस पार्ट में थार डेजर्ट है कि नहीं है? अब यही असर गुजरात के कच्छ पे पड़ गया, बस यही। क्यों? राजस्थान के थार डेजर्ट पे हवा चली और गुजरात के कच्छ में आके फैल गई बालू, तो रेगिस्तान का जो रेतीला इलाका उसका विस्तार होता जा रहा है, विस्तार हो रहा है, तो धीरे धीरे मरुस्थलीय विस्तार भी इसका कारण बन जाता है। ठीक है, ये भी इसका कारण हो जा रहा है। ठीक, दूसरा और भी कारण है, जैसे कि मानसूनी प्रभाव, जो अभी मैंने आपको बताया, मानसूनी प्रभाव में के कारण कम वर्षा हो रही है, जितनी वर्षा अपेक्षा की जा रही थी वो नहीं हो पा रही। तो ये कुछ कारण हो गए किसके पड़ने के? सूखा पड़ने के। समझ में आया? अब जब सूखा पड़ने के कुछ कारण थे तो फिर भारत सरकार ने इसके क्या निकाले? इसके उपाय भी निकाले। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक यहीं दिख रहा है आपको, मैं दिखा रहा हूं, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, ये 1974 में चलाया गया था। फिर डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो 1977 में चलाया गया था। तो कोशिश की जाती है कि अपने आप को बचाया जाए। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं, जैसे जो उपाय किए गए थे सूखे से बचने के, जो उपाय किए गए। पॉइंट नंबर 1, जैसे ड्रॉट, ये वाला जो पॉइंट अभी मैंने आपको दिखाया, ये वाला ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, जो ये था ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, एक ये चलाया गया। तो इसमें ये आपको मैं बता दूं, ये 1974 में चला है, इंदिरा गांधी जी के शासन में ही चला था, लेकिन इसकी शुरुआत, इसकी जरूरत पड़ी थी 1966 में, जब 62 में चाइना का वॉर और 65 में पाकिस्तान का वॉर हुआ, तो भारत में सूखा पड़ा। तो ये हुआ कि खोजो पहले कहां ड्रॉट प्रोन एरिया है, उसको फिर ठीक किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, बैक्टीरिया की मदद से, जिसको बैसिलस थेरेंजिसिस, कभी आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना हो तो मैं बता दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा, एक बैक्टीरियल सिस्टम निकाला गया था बैसिलस थेरेंजिसिस के आधार पर
बैक्टीरिया आधारित खेती भारत के उन क्षेत्रों में शुरू की गई थी जो ड्रॉट में फंस गए थे। आपको मैं बता दूं, जैसे भारत में कपास है और बैगन है, इसकी बीटी खेती भी की जाती है। बीटी का मतलब बैसिलस थेरेंजिसिस होता है। फिर से बोल दे रहा हूं, बीटी कपास। तो जब कपास की पैदावार भारत में कम हुई तो फिर बैक्टीरियल पद्धति के आधार पर बैसिलस थेरेंजिसिस नाम की एक बैक्टीरियल कृषि की गई, जिसमें बीटी कपास उगाया गया। और अभी हाल ही में कुछ साल पहले भारत सरकार ने बीटी बैंगन भी उगाया था, क्योंकि बैंगन की मांग यूरोप में बहुत ज्यादा है। तो भारत का बैंगन बेचने के लिए बीटी बैंगन उगाया गया, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। तो बीटी बैंगन पे तो रोक लगी, लेकिन बीटी कपास अभी भी भारत में उत्पादन होता है। तो वो उन्हीं एरिया के लिए हुआ था जिन एरिया में ड्रॉट प्रोन एरिया क्रिएट हो गए थे, ठीक है, जिनको हम ऊसर भी कहते हैं। उसके बाद एक प्रोग्राम आया था, उसको बोलते हैं डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो ये डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम आया था 1977 में, 1977 में। समझ में आया? 72 नहीं है, 72 मतलब मान लेना इसको, 77 में, ठीक। तो ये दो मेन उपाय हैं जो सूखे से बचाने के लिए भारत सरकार भारत में लेकर आई थी। उसके अलावा बहुत सारे प्रोग्राम, अलग प्रोग्राम भी आए, जैसे रिवर ग्रिड प्रोजेक्ट भी था, जिसको आप बोलते हो नदी जोड़ो परियोजना। ध्यान रखिएगा, नदी जोड़ो परियोजना जो थी, जो रिवर ग्रिड प्रोजेक्ट था, ये ड्राई एरियाज के लिए था। देश के ऐसे एरियाज, दक्षिण भारत का इलाका, जैसे महानदी को छोड़ दीजिए तो गोदावरी, कावेरी और कृष्णा में पानी अब उतना ज्यादा नहीं है। तो ये हुआ कि उत्तर भारत की नदियों को दक्षिण भारत से क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। तो जब इनको जोड़ दिया जाएगा तो क्या होगा कि उत्तर भारत की नदियों में जो बाढ़ आ रही है, उसके पानी को यूज करके दक्षिण भारत में खेती बाड़ी, दक्षिण भारत में पानी का स्तर बढ़ाया जाएगा और फिर वहां पर खेती बाड़ी की जाएगी। समझ में आया? उसके साथ साथ अगर देखें तो हाँ, एक सोशल फॉरेस्टिंग भी आया। सोशल फॉरेस्टिंग 1980 में, ये भी इंदिरा गांधी जी के शासन में ही है। ध्यान रखना, इंदिरा गांधी का शासन जो था 1966 से 1977, 1980 से 1984, ये याद रखना, ठीक है, हमेशा के लिए। बहुत सारे क्वेश्चन फंसते हैं यहां से। सोशल फॉरेस्टिंग जो थी, ये था सामाजिक वानिकी, जो कि 1980 में शुरू किया गया। बड़े बड़े प्रोग्राम चलाए गए, वन्य कार्यक्रम चलाए गए, फॉरेस्ट प्रोग्राम चलाए गए, जिनमें लोगों को जागरूक किया गया कि लोग क्या करें, लोग अपने से पेड़ों को लगाने की क्या करें, कोशिश करें, और सोशल फॉरेस्टिंग की जाए 1980 के बाद से, ताकि भारत में वनों का स्तर क्या हो, वनों का स्तर बढ़े। समझ में आया? उसके बाद 4 पॉइंट ये हो गए, और मैं बता देता हूं आपको। जैसे 5वां पॉइंट आया था ड्रिप इरिगेशन, जिसको हिंदी में टपकाव सिंचाई भी कहते हैं। टपकाव सिंचाई क्या की गई थी, जिसमें शावर्स का यूज करके, पाइपलाइंस का यूज करके, उन क्षेत्रों में जहां पर ज्यादा पानी नहीं, लेकिन हाँ फिर भी फसल को पानी चाहिए था, जैसे असम के चाय के बागान हो गए, तो वहां पर ड्रिप इरिगेशन शुरू किया गया। तो ड्रिप इरिगेशन हो गया, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम हो गया, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम 1977 में हो गया, रिवर ग्रिड प्रोजेक्ट हो गए ड्राई एरियाज के लिए, और सोशल फॉरेस्टिंग जहां पर 1980 में शुरू किया गया। समझ में आया? तो ये हो गया आपका सूखा क्षेत्र, मैंने आपको बता दिया, और आपको मैंने बाढ़ का क्षेत्र बता दिया। तो ये हो गया हम लोग का क्लाइमेट और वेदर का